हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। एग्ज़ाम भी अक्टूबर में होने वाला है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। इसलिए इसकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद करने के लिए हम एसएससी जेई का PYQ का सॉल्यूशन लेके आए हैं। बेटा हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। पहली बार यूट्यूब के इतिहास में ये होने जा रहा है कि सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन है। पेपर तो सारे लोग सॉल्व करवाते हैं, बट पूरी पेपर की एनालिसिस के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और ये 2008 से लेके 2022 तक के सारे पेपर का सॉल्यूशन 1 बाय 1 मैं दूंगा आपको। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है यार, केवल और केवल वीडियो को अच्छे से देखना है और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उस क्वेश्चन का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप इनको ज़रूर देखिए और क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले 2008 का एसएससी जेई का PYQ सॉल्यूशन। तो आज हम केवल और केवल 2008 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाहे वो मशीन से हो, मेजरमेंट से हो, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन या बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, किसी भी एरिया से क्वेश्चन है सबको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एनालिसिस देखेंगे और उसकी एनालिसिस के बाद 1 बाय 1 उन सब्जेक्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो 2008 सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन हम देखते हैं। ऐसे ही मैं आगे वीडियोस भी बनाते रहूँगा। 2009, 11, 12 जिस साल में पेपर हुए हैं और जितने शिफ्ट के पेपर हुए हैं सारे शिफ्ट के पेपर मैं आपको करा दूंगा। आपको कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल ऑल इन वन बैच सीरीज़ के वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके साथ साथ एसएससी जेई के लेवल के ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आपको टेक्निकल में बेटा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो 2008 का अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए बेटा, तो 2008 में टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल में, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, मेजरमेंट से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। इलेक्ट्रिक मशीन का वेटेज 2008 में 14 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक मशीन से आए हुए थे। पावर सिस्टम 4 क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन से 9 क्वेश्चन। तो यूटिलाइजेशन का फिर वेटेज अब आप देखोगे तो बढ़ने लगा है, तो काफ़ी यूटिलाइजेशन पे फोकस करने की भी ज़रूरत है। और इवन प्रैक्टिस बैच सीरीज़ में हमने आपको यूटिलाइजेशन पहले पढ़ाया है, इसीलिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 क्वेश्चन थे। तो ये टोटल 39 क्वेश्चन आपके टेक्निकल सेगमेंट से आए थे। और जहाँ पे मिसलेनियस की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग का एक सेक्शन था और उस जनरल इंजीनियरिंग से 11 क्वेश्चन आए थे। बट प्रेजेंट टाइम में ऐसा सिलेबस का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए हमने जनरल इंजीनियरिंग से सारे क्वेश्चन को हटा दिया है। तो यहाँ पर हम टोटल 39 टेक्निकल क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टोटल 39 मार्क्स के आए थे। 11 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग के थे कि उस समय एसएससी जेई का सिलेबस कुछ दूसरा था। बट यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे 39 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो किसी भी बच्चे को ये डाउट नहीं होना चाहिए यार कि एसएससी जेई में 100 क्वेश्चन आते थे। बेटा ये 2008 के पेपर का सॉल्यूशन है, इसलिए उस समय 50 क्वेश्चन टेक्निकल में पूछे जाते थे। तो वही 50 क्वेश्चन में 39 क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के पार्ट के हैं, अभी 11 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग के थे, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए तो BEE इसको हम बोलते हैं या नेटवर्क थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, इसको देखिए। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। कह रहा है अ सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज। एक ऐसा सर्किट कंपोनेंट जो चेंज इन सर्किट वोल्टेज का अपोज करता है, मतलब किसका, वोल्टेज के चेंज का अपोज करता है। तो बेटा यहाँ पर अगर देखा जाए कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? देयर आर 3 इसेंशियल एलिमेंट्स। 3 ही इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एक है R, दूसरा L, तीसरा C। अगर हम बात करें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अगर हम कभी भी बात करें इंडक्टर क्या है, इंडक्टर नॉर्मली हमेशा सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है। ध्यान रखना है, इंडक्टर अपोजेज सडन चेंज इन करंट। और जब भी हम कैपेसिटर की बात करें देन इट अपोजेज सडन चेंज इन वोल्टेज। तो ध्यान रखना है बेटा, इंडक्टर किसका अपोज करेगा, सडन चेंज इन करंट का। कैपेसिटर किसका अपोज करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज का।
हमने बताया था V बराबर कितना I इंटू आर इन केस ऑफ रजिस्टर, V बराबर कितना LdI/dt इन केस ऑफ इंडक्टर, V बराबर कितना दैट इज इंटीग्रेशन 1/c इंटीग्रेशन I dt, ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना LdI/dt, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना 1/c इंटीग्रेशन I dt, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना V बराबर I इंटू आर। हमेशा ध्यान रखना है कि कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सर्किट कंपोनेंट है जो सर्किट वोल्टेज के चेंज का अपोज करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। रजिस्टर नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये वोल्टेज ड्रॉप एक प्रोड्यूस करेगा। इंडक्टर अगर देखें तो इसका इंडक्टेंस कितना होता है, एल होता है। इंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इंडक्टर हमेशा डीसी पर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इंडक्टर सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है, इसीलिए ओवर करंट प्रोटेक्शन या DI/dt प्रोटेक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और हमेशा डिवाइस के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन A/d होता है। इंडक्टेंस कितना होता है, n² μA/L होता है। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले ये आपको ध्यान में रखने हैं। रेजिस्टेंस R बराबर कितना होता है बेटा, ρL/A होता है। ये सारे बेसिक फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। कैपेसिटर dV/dt प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, सडन चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है और डिवाइस के पैरेलल में इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो आई थिंक ये आपको इतना डिटेल डिस्कशन सफिशिएंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस का। और पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं, हमेशा इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है। कैपेसिटर अपोजेज सडन चेंज इन वोल्टेज। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 2 हीटर्स रेटेड एट 1000 watt 250 volt each are connected in series across 250 volt 50 hertz AC mains। हमारे पास 2 हीटर हैं, अगर इनकी रेटिंग देखें तो रेटिंग दी हुई है 1000 watt 250 volt। तो अगर हम बात करें कि ये रेटिंग दी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, आपके रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज हैं। और कभी भी हीटर हो चाहे बल्ब हो, उस पर जो भी चीज़ लिखी होती है, मेंशन होती है, वही आपकी रेटेड होती है। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप हमें 250 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो हम 1000 वाट कंज्यूम करेंगे, लेकिन आपने इसको अगर 250 वोल्ट सप्लाई नहीं दिया तो ये 1000 वाट का कंजप्शन नहीं करेगा। तो बेटा 2 हीटर हैं, ये हीटर मान लिया पहला है और ये हीटर मान लिया हमने दूसरा है। ये मान लिया H1 और ये क्या है S2। हमने इन दोनों को किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज़ में। और जब सीरीज़ में आप कनेक्ट करके कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, 250 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो। तो दोनों हीटर की रेटिंग सेम है, इसका मतलब इन दोनों के रजिस्टेंसेस भी क्या होंगे, सेम। इसका रजिस्टेंस R होगा तो इसका भी रजिस्टेंस क्या होगा, R। इन दोनों को जैसे ही आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। बिकॉज अगर रजिस्टेंसेस सेम हैं तो सीरीज में वोल्टेज इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ वोल्टेज V1 हो गया, यहाँ वोल्टेज V2 हो गया। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, V1 बराबर 125 वोल्ट, और V2 भी कितना हो जाएगा, V2 भी 125 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 125 वोल्ट और ये 125 वोल्ट। रीज़न इसका क्या है, बिकॉज सीरीज में रेजिस्टेंसेस क्या है, सेम। और अगर रेजिस्टेंसेस सेम हैं तो वोल्टेज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि 1000 वाट का हीटर था और आपने 125 वोल्ट दिया, मतलब कि 250 की जगह आप वोल्टेज को आधा कर दे रहे हो, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर प्रोपोर्शनल टू V²। तो पावर कितना हो जाएगा, 1/4। मतलब 250 वाट पहला हीटर एब्जॉर्ब करेगा और 250 वाट दूसरा हीटर एब्जॉर्ब करेगा। तो टोटल पावर कितना, 500। तो 500 वाट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनकी पावर रेटिंग कितनी है, P1, और इसकी पावर रेटिंग कितनी है, P2 एट वोल्टेज V। और जब आप V वोल्ट अप्लाई करोगे तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको, कि यदि 2 बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हो या 2 हीटर सीरीज में कनेक्टेड हो जिनकी रेटिंग P1 और P2 है, देन उस समय टोटल पावर कंजप्शन कितना होगा, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज।
जब सीरीज में कनेक्टेड हो तो P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, और यही टोटल पावर कितना हो जाएगा P1 प्लस P2 फाइनल व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बेटा, जब पैरेलल में कनेक्टेड हो तो दोनों पावर जुड़ जाते हैं, सीरीज में कनेक्टेड हो तो दोनों पावर P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, मतलब 1000 गुणे 1000 बटा 1000 प्लस 1000 कितना आएगा 500 वाट आ जाएगा, या सिंपली आप P/2 भी कर सकते हो। तो रीज़न इसका क्या है, इसका रीज़न केवल बेटा इतना सा है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप सीरीज में कनेक्शन कर रहे हो तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वोल्टेज हाफ हाफ हो जाएगा। तो पहले बल्ब द्वारा कितना, पहले बल्ब द्वारा 1/4 पावर एब्जॉर्ब होगा, दैट इज 250 वाट। दूसरे बल्ब द्वारा भी अपने रेटेड पावर का 1/4 एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वोल्टेज आधा हो गया है तो 250, तो दोनों बल्ब का पावर कितना 500। या डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि बच्चे हमेशा गलतियां करते हैं, तो इसमें गलती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर ड्रॉन बाई ईच बल्ब, प्रत्येक बल्ब द्वारा कितना पावर ड्रॉन होगा, तो पावर एब्जॉर्ब बाई ईच बल्ब, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बाई ईच बल्ब या बाई ईच हीटर ऐसा भी पूछ सकता है कि पावर हर हीटर के द्वारा कितना एब्जॉर्ब होगा, तो P प्रोपोर्शनल कितना V²। तो वोल्टेज अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है आधा, तो पावर कितना 1/4, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा 250 वाट निकल के आ जाएगा। तो पहला हीटर 250, दूसरा हीटर भी 250, तो टोटल 500 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि अगर दो बल्ब जिनकी रेटिंग P1 और P2 है, एक कांस्टेंट वोल्टेज पे डिज़ाइन किए गए हैं, अगर वही वोल्टेज उनके सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे आप अप्लाई कर दोगे तो टोटल पावर P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 हो जाएगा, और यही उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन पे अप्लाई करोगे तो टोटल पावर P1 प्लस P2 होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ VA इन द सर्किट शोन इन अ गिवन फिगर इज। एक सर्किट दिया हुआ है जहां पर हमें VA की वैल्यू बतानी है। VA क्या है, 1 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो हमें यही VA की वैल्यू बतानी है। एक चीज़ समझिए आप, अगर आपको VA निकालना है बेटा तो इसके थ्रू अगर मैं करंट पता कर लूँ I, तो सिंपली VA बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज I इंटू R। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर VA नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है करंट को निकालना। तो हमें I की वैल्यू अगर पता चल जाए तो डेफिनेटली VA पता चल जाएगा। तो चलिए बेस्ट क्या है, KCL एनालिसिस। तो KCL लगाते हैं यहाँ पर। मान लिया यहाँ पर जो वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज मान लिया V, और इसको क्या ले लिया रेफरेंस, मतलब 0 वोल्ट। तो KCL लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज V वाले जंक्शन पे जाते हैं और सारे करंट को बाहर की तरफ भेज देते हैं। हम सारे करंट को कहाँ भेजेंगे, आउटगोइंग। तो जैसे ही करंट को बेटा आउटगोइंग करेंगे तो बताइए इधर एक्चुअल कितनी करंट जा रही थी, इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर। तो अगर इस डायरेक्शन में 3 जा रही है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, हमारे कन्वेंशन के हिसाब से -3। तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस आउटगोइंग है तो प्लस, इधर देखिए आउटगोइंग है तो प्लस, कितना V-0 बटा 1। तो कितना लिख देंगे V-0/1। फिर अगेन इधर देखिए आउटगोइंग तो प्लस, कितना V माइनस है तो प्लस हो जाएगा V+3 -0 डिवाइडेड बाई कितना है 1 इज इक्वल्स टू कितना 0। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए -3 प्लस V+3 इज इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, 2V बराबर 0। तो यहाँ से V की वैल्यू पता चल गई कि 0 वोल्ट। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो नोड है उस नोड का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है। और अगर 0 वोल्ट है तो इसके थ्रू करंट निकालना है, तो हमें करंट इसके थ्रू I बताना है। तो यही तो I है यार, कितना V+3/1 दैट इज इक्वल्स टू 0 + 3/1। तो कितना हो जाएगा बेटा 3 एम्पियर। तो I इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर आ गया। तो बताइए VA की वैल्यू कितनी, 3 × 1 बराबर 3 वोल्ट। यही हमारा VA का आंसर हो जाएगा। तो हमारा फाइनली VA कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा बेटा। फाइनली आंसर हमारा कितना है, आंसर है 3 वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि द इफिशियंसी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज। मतलब जो लोड पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है उसकी इफिशियंसी कितनी होगी।
तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, तो बेटा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये आपका कोई भी डीसी सोर्स मैं ले रहा हूँ यार। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक डीसी सोर्स। मान लिया यहाँ पर इसका सोर्स वोल्टेज कितना है, Vs, ये आपका रेजिस्टेंस है Rs, और यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लिया RL। तो अगर हमने क्या किया कि RL को किसके बराबर कर दिया, Rs के, देन उस समय क्या होगा, उस समय आपका मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या कहता है कि अगर RL RS के बराबर हो जाए, लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो उस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर सोर्स से लोड होगा। तो बेटा अगर RL RS के बराबर हो जाएगा, देन उस समय आप देखोगे कि वोल्टेज दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा और करंट दोनों में क्या है, सेम। तो आप कितना पावर ट्रांसफर कर पा रहे हो, केवल और केवल 50% ही तो पावर ट्रांसफर कर पा रहे हो। मतलब कि जितना वोल्टेज सोर्स ने पावर जनरेट किया उसका 50% पावर तो सोर्स रजिस्टर कंज्यूम कर लिया। लोड पर कितना अवेलेबल हुआ, केवल 50% पावर ही अवेलेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ध्यान रखना हम क्या लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम only 50% of total power is transferred from source to load। इसलिए अगर हम बात करें एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज 50% ओनली। तो ध्यान रखना बेटा कि हम केवल और केवल कितना, 50% पावर ही ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं ऑफ अ टोटल पावर जनरेटेड बाय द वोल्टेज सोर्स। तो जब केवल 50% पावर आप ट्रांसफ़र कर पा रहे हो तो एफिशिएंसी कितनी होगी, केवल 50% होगी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की एफिशिएंसी 50% होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं बेटा जो आपको ध्यान में रखने हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है कि जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा सोर्स से लोड। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करने के पहले सबसे पहले सर्किट को थेवेनिन्स में बदलना होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमेशा वेरिएबल लोड के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में एफिशिएंसी 50% होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ध्यान रखना है ये किस सर्किट में यूज होता है, हमेशा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉडल आप देख सकते हो, इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन्स मॉडल। किस लोड के लिए है, वेरिएबल लोड के लिए एप्लीकेबल है। और जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करना है बेटा, देन फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द नेटवर्क इनटू स्टैंडर्ड थेवेनिन्स मॉडल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इम्प्लाइज, सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या बताता है, जीरो पावर फैक्टर एंड मैक्सिमम करंट, यूनिटी पावर फैक्टर एंड मैक्सिमम करंट। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सीरीज रेजोनेंट सर्किट की, तो सीरीज रेजोनेंस किस में होगा, सीरीज रेजोनेंस हमेशा सीरीज आरएलसी सर्किट में होगा। किस में होगा बेटा, सीरीज आरएलसी सर्किट में होगा। सीरीज रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जिस पर हम क्या कहते हैं कि सर्किट का जो इमेजिनरी टर्म होता है, जे टर्म, किसी भी सर्किट इम्पीडेंस का, वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। किस पे, एट रेजोनेंस। और अगर जे टर्म ज़ीरो हो गया तो सीरीज आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस कितना होता है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। और जे टर्म रेजोनेंस पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो, मतलब एक्सएल किसके बराबर, एक्ससी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ओमेगा नॉट कितना आ जाता है, 1/√LC। तो ध्यान रखना है सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाता है, जे टर्म ज़ीरो हो जाता है। फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की कितनी होती है, ओमेगा नॉट 1/√LC। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस
फ्रीक्वेंसी। तो अब आप बताओ कि अगर जे टर्म जीरो हो गया तो जो जेड होगा जेड नॉट वो किसके बराबर हो जाएगा, केवल आर के बराबर हो जाएगा। तो ये इंपेडेंस बेटा क्या हुआ, पहले आर प्लस जे समथिंग था और ये समथिंग जीरो हो गया, तो अब ये जेड नॉट बराबर आर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस पर इंपेडेंस क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और अगर इंपेडेंस मिनिमम हो जाएगा बेटा तो करंट कितना V बाई जेड नॉट, तो कितना V बाई आर, और आर अगर मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां पर करंट मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर सर्किट का इंपेडेंस प्योरली रजिस्टिव हो जाए तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, तो एट रेजोनेंस, जब भी हम बात करेंगे एट रेजोनेंस, हमेशा पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर बेटा यूनिटी हो जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पर कि सीरीज आरएलसी सर्किट में पहले रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सर्किट का बिहेवियर प्योरली रजिस्टिव हो जाता है, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है, एंड सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, सीरीज रेजोनेंस कंडीशन पर हमेशा करंट मैक्सिमम हो जाएगा, इंपेडेंस मिनिमम हो जाएगा, जेड नॉट बराबर आर, और सर्किट एक बैंड पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। नेक्स्ट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC होती है। और अगर हम बात करें कि रेजोनेंस का कभी भी आपसे पूछा जाए कि फिजिकल मीनिंग क्या है, तो आप हमेशा बताओगे यार रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसपे इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को देता है और कैपेसिटर अपनी एनर्जी इंडक्टर को ट्रांसफर कर रहा है, और यही म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, जिस रेट से ये अपने एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वही क्या कहलाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चल गई कि सीरीज रेजोनेंस होगा तो करंट हमेशा क्या हो जाएगी, करंट हमेशा मैक्सिमम हो जाएगी, इंपेडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, पावर फैक्टर कैसा रहेगा, यूनिटी। तो सीरीज रेजोनेंस में हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर एंड मैक्सिमम करंट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें पैरेलल रेजोनेंस है, ध्यान रखना नोट में कि फॉर पैरेलल रेजोनेंस, जब भी अगर हम बात करें फॉर पैरेलल रेजोनेंस बेटा, तो पैरेलल रेजोनेंस इसका अपोजिट हो जाएगा, पावर फैक्टर तो यूनिटी रहेगा बट मिनिमम करंट हो जाएगा। ध्यान रखना, बट मिनिमम करंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पैरेलल रेजोनेंस में करंट मिनिमम हो जाती है, इंपेडेंस मैक्सिमम हो जाता है। सीरीज रेजोनेंस में इंपेडेंस मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम हो जाएगी। सीरीज रेजोनेंस में सर्किट बैंड पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा, पैरेलल रेजोनेंस में सर्किट बैंड स्टॉप फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह बिहेव करता है। इज दैट क्लियर? अगर हम डायग्राम देखें इसका, तो इसका करंट का डायग्राम अगर देखा जाए, ग्राफ देखा जाए, तो कुछ इस तरीके का होता है बेटा। ये आपका मैक्सिमम करंट फ्लो करता है आई नॉट, क्लियर है, और यही आपका ओमेगा नॉट पर मैक्सिमम करंट है। इसके साथ साथ बैंडविड्थ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये जैसा कि आप जान रहे हो यार कि हमें टोटल पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, इसलिए एक एक चीज़ विथ डिटेल कंप्लीटली नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ अगर आपको देखनी है तो प्रैक्टिस बैच में आप आसानी से देख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई। तो सी ऑप्शन तब करेक्ट होता जब आपका पैरेलल रेजोनेंस पूछता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू कपल्ड क्वाइल्स विथ L1 L2 बराबर 0.6 हेनरी, मतलब यहाँ पर इंडक्टेंस दिए हैं L1 L2 कितना 0.6 हेनरी दिया है, कपलिंग कॉफिशिएंट 0.8 है, टर्न रेशियो पूछ रहा है। तो यार सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ कपलिंग कॉफिशिएंट देने का कोई मतलब नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज कर रहा है। हमें पता है कि L बराबर कितना होता है, n² μA बाई L। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ L1/L2 बराबर n1/n2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ यार कि n1/n2 का होल स्क्वायर बराबर L1/L2 0.6 अपॉन 0.6, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो बताइए यहाँ पर अगर आपसे टर्न्स रेशियो पूछ रहा है n1/n2 तो किसके बराबर हो जाएगा यार, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू n² μA बाई L। और अगर दोनों के इंडक्टेंस सेम है तो ये हम मान के चलेंगे कि दोनों का लेंथ, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी परमेबिलिटी क्या है, सेम है, तभी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो n1/n2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया।
चलिए, तो यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2008 में इतने क्वेश्चन आए थे जिसको हमने बड़े ही आसानी से यार सॉल्व कर लिया। तो बहुत कोई टफ नहीं है यार, एसएससी जेई एग्जामिनेशन एक हवा बना के रखा है यार, एसएससी जेई में नहीं हो पाएगा, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार और डेफिनेटली आपका हो जाएगा। तो आते हैं दूसरा मेजरमेंट। मेजरमेंट में देखते हैं यार कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेजरमेंट में अगर देखा जाए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, Which of the following meter is an integrating type instrument? कौन सा मीटर एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है? तो ध्यान रखना है कि नॉर्मली बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन, एक चीज़ ध्यान रखना कि बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली हमने अपने इंडिकेटिंग या हमने अपने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला अगर देखा जाए तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। और तीसरा अगर हम देखें तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, या इंडिकेटिंग ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है। तीसरा अगर देखा जाए तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं नल टाइप। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चार तरह के बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन हमने क्लासिफिकेशन किया, इंडिकेटिंग या डिफ्लेक्टिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, इसमें आपके पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, ये सारे के सारे क्या हैं, या थर्मल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल है। इसमें पॉइंटर होगा और जब भी आप सप्लाई को ऑन करोगे तो ये मेजरमेंट कर लेगा, लेकिन व्हेन वी स्विच ऑफ द सप्लाई देन पॉइंटर विल कम बैक टू इट्स जीरो इनिशियल पोजीशन। दूसरा रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपके XY रिकॉर्डर हो सकते हैं, XY रिकॉर्डर, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, ये सारे के सारे क्या हैं, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, ये सारे के सारे बेटा अगर देखा जाए तो ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इसमें नॉर्मली एक पेन स्टाइलस होता है, उसमें इंक रहती है, पेपर जैसे जैसे मूव करता जाएगा देन जो भी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी वी विल रिकॉर्ड कॉन्टिन्यूसली, तो ये कहलाता है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और इसमें XY रिकॉर्डर है, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर है, पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर है। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी प्रीवियस एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको क्यूमुलेटिवली क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो एग्जांपल है वो एनर्जी मीटर है। क्या है बेटा, एनर्जी मीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन इससे आए हुए हैं कि एनर्जी मीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, आप बोलोगे इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, एनर्जी मीटर है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में अगर देखा जाए पोटेंशियोमीटर इज अ टाइप ऑफ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर इज अ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे के सारे अगर आप देखें तो ये आपके डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पीएमएमसी, एमआई, ईडीएम, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, थर्मल इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर अगर आंसर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है, एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, इंडक्शन टाइप प्रिंसिपल पे काम करेगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर है कि अ करंट I बराबर 10 + 10 sin t, मतलब जो I की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 10 + 10 sin t है। तो ये हार्मोनिक्स कंटेंट सिग्नल है, इसको हमने किसके थ्रू पास किया, इट इज़ पास थ्रू MI इंस्ट्रूमेंट। और बेटा जब आप MI इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पास करोगे तो MI क्या रीड करता है, हमेशा MI रीड्स RMS वैल्यू। MI क्या रीड करता है बेटा, MI रीड्स RMS वैल्यू। तो बताइए इसका RMS कितना हो गया, IRMS बराबर √ 10 का RMS कितना होगा, 10 ही होगा, तो 10 का स्क्वायर प्लस ये मैक्सिमम वैल्यू है 10, तो कितना RMS होगा, 10/√2 का स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हार्मोनिक्स कंटेंट सिग्नल की RMS वैल्यू बतानी है तो उनके इंडिविजुअल RMS के स्क्वायर का सम करके ओवरऑल स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल्स टू √ 100 + 100/2 मतलब 50। तो ये किसके बराबर, √ 150 वोल्ट के RMS करंट है यहाँ पर। तो करंट के केस में क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आंसर अगर देखें तो 150
एम्पियर। तो IRMS आ गया 150 एम्पियर, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी यार, कि नॉर्मली हमने इसको PMMC के थ्रू पास कराया अगर, तो PMMC के थ्रू जब आप इसको पास कराओगे तो वो केवल एवरेज मेज़र करेगा, तो आंसर 10 एम्पियर आ जाता। लेकिन ये 10 एम्पियर आंसर कब होता? जब आप इसको, इट इज़ आंसर व्हेन पास्ड थ्रू PMMC। तो अगर PMMC के थ्रू पास होता तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाता? 10 एम्पियर। लेकिन इसको हम किसके थ्रू पास कर रहे हैं बेटा? इसको हम पास कर रहे हैं MI इंस्ट्रूमेंट। तो MI क्या मेज़र करता है? RMS वैल्यू। और अगर RMS वैल्यू मेज़र करेगा तो √10 का स्क्वायर प्लस 10/√2 का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा √150। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि अ DC अमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। एक DC अमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.1 ओम। तो ये मीटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 ओम एंड द करेंट रेंज इज 0 to 100 एम्पियर। मतलब इसमें जो मैक्सिमम मीटर करंट है वो कितनी है? 100 एम्पियर है। तो रेंज दिया हुआ है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन की करंट क्या है? 100 एम्पियर। अब हमें क्या करना है? इफ द रेंज इज टू बी एक्सटेंडेड टू 0 to 500 एम्पियर। अब हमें इसकी रेंज को बढ़ाना है बेटा। और अगर रेंज को बढ़ाना है तो आप जानते हो कि आपको इसी मीटर के क्रॉस एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। तो कितना रेंज आपको बढ़ाना है? तो एक्सटेंडेड करंट कितनी है? 500 एम्पियर। तो अगर आपको रेंज बढ़ा के 500 एम्पियर करना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। कितना होता है? I एक्सटेंडेड बाई IM। कितना है ये? 500 एम्पियर। पहले कितना था? कितना मेज़र कर रही थी? 100। तो M की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो आप बताइए कि शंट की वैल्यू कितनी होती है? RSH बराबर RM अपॉन M-1। RM कितना है बेटा? मीटर 0.1 अपॉन 5-1, तो 0.1/4 कितना आ जाएगा? 0.025 ओम। मतलब अगर देखा जाए तो ये आपका एक मीटर अमीटर है जिसका RM दिया हुआ है। पहले ये कितना मेज़र कर रहा था? पहले मेज़र कर रहा था 100 एम्पियर। बट अगर मैं इसी के अक्रॉस एक 0.025 एम्पियर का एक शंट रेजिस्टेंस लगा दूं RSH, तो अब हम इससे कितना मेज़र कर सकते हैं? अब हम इससे 500 एम्पियर मेज़र कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर करंट देखें तो अभी भी 100 एम्पियर ही जाएगी। ये एक्सेस 400 एम्पियर की करंट किसके थ्रू चली जाएगी? आपके शंट के थ्रू कर चली जाएगी। तो हमेशा शंट किसका होना चाहिए? लो वैल्यू का होना चाहिए। और कितना शंट रेजिस्टेंस होना चाहिए? RSH बराबर RM अपॉन M-1। ये शंट किसका बना होना चाहिए? मैग्नीन का बना होना चाहिए फॉर DC इंस्ट्रूमेंट, एंड फॉर AC इंस्ट्रूमेंट शंट इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टेंटन। तो ये ध्यान रखना है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0.025। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0.025। क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि ओमीटर शंट का फॉर्मूला कितना होता है? RM अपॉन M-1। यही वोल्ट मीटर सीरीज मल्टीप्लायर होता तो कितना होता? RM इंटू M-1। तो हमेशा ध्यान रखना है एक चीज़ की फॉर वोल्ट मीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, और उस समय सीरीज़ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है? RM इंटू M-1। तो वोल्ट मीटर के लिए सीरीज़ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस RM इंटू M-1। अमीटर के लिए कितना? RSH बराबर RM अपॉन M-1। दिस इज़ फॉर अमीटर। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, मेगर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र। मेगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेज़र करता है? लो रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, कॉइल का क्वालिटी फैक्टर और इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर अगर ध्यान रखिए तो मेगर मेथड का इस्तेमाल हम हमेशा हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं। ध्यान रखना है जब भी हमें लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, यहाँ पर देखिए लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट की अगर हम बात करें, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट की, तो कौन कौन से मेथड हैं? पहला ओमीटर वोल्ट मीटर मेथड, दूसरा पोटेंशियोमीटर मेथड, तीसरा केल्विन्स डबल ब्रेज। बेटा ये सारे मेथड्स किसके लिए हैं? दिस इज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। ओमीटर वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर मेथड, केल्विन्स डबल ब्रिज में L का मतलब ही होता है लो, इसमें H और M मत ढूंढना। तो L का मतलब ही है लो, तो केल्विन्स डबल ब्रिज मोस्ट एक्यूरेट मेथड है फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, मीडियम रेजिस्टेंस
जब भी हम मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट करें, लो रेजिस्टेंस का रेंज होता है, अगर रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम है तो क्या होगा, लो रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस आपका 1 ओम से ज़्यादा है और 100 किलो ओम से कम है बेटा, तो इसको हम मीडियम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कौन कौन से मेथड होंगे अगर देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिससे हम मीडियम रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। ओम मीटर मेथड है, ओम मीटर मेथड। व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेस्ट एक्यूरेट मेथड अगर देखा जाए फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस, वो कौन सा मेथड है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं वोल्ट मीटर और मीटर मेथड का, वोल्ट मीटर और मीटर मेथड। तो ये सारे मेथड्स आपके मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के हैं। तो लो रेजिस्टेंस आर लेस देन 1, ओमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, केल्विन्स डबल ब्रिज। मीडियम रेजिस्टेंस आर लेस ग्रेटर देन 1, लेस देन 100 किलो ओम। इसमें सब्स्टिट्यूशन है, ओम टाइप मीटर, ओम मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, वोल्ट मीटर और मीटर मेथड है। नेक्स्ट अब हम आते हैं बेटा हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हाई रेजिस्टेंस जब भी देखें तो रेजिस्टेंस आर इज़ ग्रेटर देन 100 किलो ओम, तो क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस। इसमें 4 मेथड होते हैं। पहला अगर देखा जाए तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। दूसरा अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। तीसरा अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं मेगा ओम ब्रिज, मेगा ओम ब्रिज। और लास्ट अगर देखें तो हाई रेजिस्टेंस मेज़र के लिए मेगर, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे यार, मेगर मेथड। तो बेटा यहाँ पर मेगर मेथड का इस्तेमाल हम हमेशा हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं जिनका रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 100 किलो ओम या 0.1 मेगा ओम से ज़्यादा हो। तो क्या है हाई रेजिस्टेंस का एग्जांपल अगर देखो तो केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, इन टर्म्स ऑफ मेगा ओम होता है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। हमेशा हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम मेगर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, या मेगा ओम ब्रिज, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए केल्विन्स डबल ब्रिज सबसे सूटेबल है। किसी भी क्वाइल के क्वालिटी फैक्टर को अगर मेज़र किया जाना है तो इसके लिए हम नॉर्मली क्यू मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर को मेज़र करने के लिए हम क्यू मीटर का इस्तेमाल करते हैं। इंडक्टेंस ऑफ अ क्वाइल, अगर क्वाइल के इंडक्टेंस का मेज़रमेंट करना है देन यहाँ पर एसी ब्रिजेस का इस्तेमाल होगा, जिसमें मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ओवेंस ब्रिज, हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस हैं जहाँ से हम इंडक्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। नॉर्मली रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम डीसी ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे व्हीटस्टोन हो चाहे आपके केल्विन्स डबल ब्रिज हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर रिस्पॉन्ड टू। नॉर्मली यहाँ पर एक डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर। तो हमेशा ये किस पे रिस्पॉन्ड करता है, हमेशा ये मेज़र करता है एवरेज एक्टिव पावर। क्या मेज़र करता है, ये मेज़र करता है बेटा एवरेज एक्टिव पावर। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर क्या मेज़र करता है, इट ऑलवेज मेजर्स एवरेज एक्टिव पावर। कितना अगर देखा जाए तो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा टी डी एवरेज हमेशा होता है वी आई कॉस फाई अपॉन आर एस इंटू डी एम बाई डी थीटा। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी एवरेज के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वी आई कॉस फाई क्या है, एवरेज एक्टिव पावर। तो यहाँ थीटा प्रोपोर्शनल टू पी एवरेज आता है और इसका स्केल हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है। तो स्केल हमेशा डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर का लीनियर होता है। हमेशा ये क्या मेज़र करता है, इट मेजर्स द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। और हमेशा ध्यान रखना है कि ईडीएम टाइप जो वॉट मीटर होते हैं, जितने भी आपके लेबोरेटरी वॉट मीटर्स हैं वो सारे के सारे कौन से वॉट मीटर्स हैं, ईडीएम टाइप वॉट मीटर्स हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वॉट मीटर की करंट कॉइल हमेशा करंट को मेज़र करती है। करंट के टर्मिनल एम और एल हैं, एम का मतलब मेन, एल का मतलब लाइन। पोटेंशियल कॉइल वॉट मीटर की जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, हाईली रजिस्टिव होनी चाहिए। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वॉट मीटर में ध्यान रखना कि द पोटेंशियल कॉइल ऑफ वॉट मीटर मस्ट बी हाईली रजिस्टिव, हाईली
रजिस्टिव। जबकि अगर एनर्जी मीटर की बात करें, वेयर एज पोटेंशियल कॉइल ऑफ एनर्जी मीटर क्या होनी चाहिए, हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल कॉइल वॉट मीटर का क्या होना चाहिए, हाईली रजिस्टिव। जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। आप ये ध्यान रखना है कि एनर्जी मीटर हाईली इंडक्टिव पोटेंशियल कॉइल होनी चाहिए, जबकि वॉट मीटर की पोटेंशियल कॉइल हाईली रजिस्टिव होनी चाहिए। और इसका रेजिस्टेंस हाई करने के लिए हम हमेशा मूविंग जो आपकी पोटेंशियल कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा रखते हैं और थिन क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का बनाते हैं, और इसके साथ साथ इसके सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस भी ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉट मीटर रिस्पॉन्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। तो यहाँ पर मेजरमेंट भी कंप्लीट होता है। थर्ड अगर देखें सेगमेंट में, तो इलेक्ट्रिक मशीन से क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें लगभग 14 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि 2008 में इलेक्ट्रिक मशीन से बेटा आए हुए थे। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक मशीन के हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है द पर्पज ऑफ कंजर्वेटर इन अ ट्रांसफॉर्मर इज। किसी भी ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का पर्पस क्या है यार? तो नॉर्मली कंजर्वेटर को आप कहाँ पे कनेक्ट करते हो? अगर ये देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर टैंक के ऊपर हम क्या करते हैं, कंजर्वेटर को कनेक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये ट्रांसफॉर्मर टैंक होता है और इसी ट्रांसफॉर्मर टैंक के जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंजर्वेटर को कनेक्ट कर देते हैं, और इसी के ऊपर अगर देखा जाए तो नॉर्मली आपका ब्रीदर रहता है, और इस ब्रीदर के अंदर हम क्या फिल कर देते हैं, इसी ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल फिल कर देते हैं। तो ये आपका नॉर्मली कंजर्वेटर है। तो ध्यान रखना है ये आपके ट्रांसफॉर्मर टैंक है। इस टैंक की कैपेसिटी का लगभग 10% जो है वो कंजर्वेटर की कैपेसिटी होती है। तो जब भी कोई ऑयल वगैरह का या जब भी कोई लोड का क्या हो रहा है, ज़्यादा आप लोड ट्रांसफॉर्मर पे लगाओगे तो ट्रांसफॉर्मर हीटअप होगा, और हीटअप होगा तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल भी क्या होगी, हीटअप होगी। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल अगर हीटअप होगी तो इस ऑयल का लेवल जो टैंक में है उससे बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑयल ड्यू टू हाई लोड। और जब आप ट्रांसफॉर्मर से लोड रिड्यूस करोगे तो ट्रांसफॉर्मर का लोड रिड्यूस करोगे तो उसमें करंट कम होगा, जिसके कारण हीट कम होगा, तो ऑयल क्या होगी, कूल होगी। तो नॉर्मली ऑयल का कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और ऑयल का एक्सपेंशन भी हो रहा है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। जब लोड ज़्यादा है तो ऑयल क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है ड्यू टू मोर हीट, और जब लोड कम है देन ड्यू टू लेस हीट ऑयल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब भी कॉइल का एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप अगर परफेक्टली टैंक को फिल कर दोगे ऑयल से और कोई भी उसमें एक्सेस पाथ नहीं दे रहे हो उसके कॉन्ट्रैक्शन और या एक्सपेंशन के लिए, देन उस समय आपके ट्रांसफार्मर टैंक फटने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस ऑयल के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए एक अलग से टेकअप करने के लिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर होता है और इसकी कैपेसिटी मेन टैंक का 10% होती है। तो यही कंजर्वेटर क्या करेगा, इट इज यूज टू टेक अप द कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज एक्सपेंशन ऑफ द ऑयल व्हेन द लोड चेंजेस। क्लियर है? जब भी लोड चेंज होगा तो ऑयल में जो भी कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन आएगा ये कौन टेक करेगा, कंजर्वेटर टेक करता है, और इसी कंजर्वेटर के ऊपर ब्रेदर होता है। तो नॉर्मली जब ऑयल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बाहर के एटमॉस्फेरिक एयर को शक करता है ब्रेदर। तो बाहर के एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत सारे मॉइस्चर्स वगैरह होते हैं, तो उस मॉइस्चर कंटेंट एयर को जब शक करेगा देन वहाँ पर जो भी इंसुलेटिंग मीडियम में ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसके मॉइस्चर के कारण डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा और वाइंडिंग के शॉर्ट सर्किट होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो हम हमेशा क्या चाहते हैं कि वाइंडिंग हमारी शॉर्ट ना हो जाए, तो इस मॉइस्चर कंटेंट एयर को आप ड्राई करना चाहते हो, और इसको ड्राई करने के लिए आप सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हो। तो नॉर्मली अगर सिलिका जेल की बात करें तो ड्राई स्टेट में ये ब्लू कलर का होता है। तो ड्राई अगर है आपका सिलिका जेल तो ये कैसा होगा, ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही ये मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पिंक कलर का हो जाएगा। तो ड्राई सिलिका जेल अगर है तो किस कलर का है यार, ड्राई सिलिका जेल हमेशा ध्यान रखना ब्लू कलर का है। जैसे ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर को जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेगा ये कैसा हो जाएगा, लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने पर सिलिका जेल क्या हो जाता है, पिंक कलर का, उसके पहले ड्राई स्टेट में कैसा होता है, ब्लू कलर का। ये क्यों यूज़ होता है, ब्रेदर में यूज़ होता है नॉर्मली जो भी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ द ऑयल जो भी आपके एयर अंदर शक कर रहा है वो उस ड्राई एयर को अंदर टैंक के अंदर भेजता है।
क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ट्रांसफार्मर में अगर मॉइस्चर को प्रिवेंट करना है देन उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम हमेशा सिलिका जेल का यूज़ करते हैं, सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। टू कूल द वाइंडिंग, वाइंडिंग को कूल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना है कि वाइंडिंग की कूलिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम हमेशा ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब क्या करना है? आइसोलेशन करना है, और आइसोलेशन के लिए हम इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। और इस इंसुलेशन का काम क्या है? ट्रांसफार्मर ऑयल का ही काम है इंसुलेशन प्रोवाइड करना। तो ये ध्यान रखना है कि फॉर इंसुलेशन एंड कूलिंग, इंसुलेशन और कूलिंग में हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करते हैं। और अगर देखा जाए प्रिवेंट मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए बेटा क्या यूज़ करते हैं? हमेशा सिलिका जेल यूज़ करते हैं। कहाँ रखते हैं सिलिका जेल? ब्रीदर में, सिलिका जेल इन ब्रीदर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि कंजर्वेटर का काम क्या है, तो लोड चेंज होने पर जो भी ऑयल में एक्सपेंशन आ रहा है या कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, उसके लिए ये एक्स्ट्रा पाथ प्रोवाइड करता है, इसी के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल फिल होती है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कंजर्वेटर कहाँ पे यूज़ होगा? मेन टैंक के ऊपर होगा, और इसी कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में हम बकॉल्स रिले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर को सारे इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई भी वाइंडिंग में फॉल्ट आ जाए या कोई भी कोर जॉइंट में फॉल्ट आ जाए, इन सारे इंटरनल या इंसिपिएंट फॉल्ट से अगर सुरक्षा चाहिए तो हम बकॉल्स रिले का इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मली 500 केवी या उसके ऊपर के ट्रांसफार्मर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ कनेक्ट होता है? ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में किसके बीच? कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में कनेक्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट फिजिकली आपको पता हो जाने चाहिए कि ट्रांसफार्मर में क्या है। कंजर्वेटर का पर्पस क्या है यार? हमेशा इट इज़ यूज टू टेक अप द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑयल। दूसरा, ट्रांसफार्मर ऑयल किसका बना होता है? सिंथेटिक पेट्रोलियम का होता है। इसका जो ब्रेकडाउन टेम्परेचर है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका कलर कैसा होता है? पहले येलो होता है। और अगर हम बात करें कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितना है? 50 से 55 केवी पर सेंटीमीटर का है। इंसुलेशन एंड कूलिंग के लिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रीदर में रखते हैं, और ये ब्लू कलर का होता है ड्राई स्टेट में, और जैसे ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा इसका कलर लाइट पिंक हो जाता है। बकॉल्स रिले एक गैस एक्चुएटेड रिले है। जितने भी ट्रांसफार्मर में इंटरनल या इंसिपिएंट फॉल्ट आते हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए हम बकॉल्स रिले का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला देखा जाए, इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट इज। पावर ट्रांसफार्मर में नॉर्मली जो नो लोड करंट होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से, इसी को क्या बोला जाता है बेटा? इसी को बोला जाता है नो लोड करंट। और ये नो लोड करंट कितनी होती है? दैट इज इक्वल्स टू 2 to 5% ऑफ रेटेड फुल लोड करंट। तो ये ध्यान रखना है कि आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 2 से 5%, नॉर्मली 2 से 3% होती है, बट मैक्सिमम अप टू 5% होती है ऑफ रेटेड फुल लोड करंट। अब थोड़ी सी चीज़ आप ये समझ लो कि ट्रांसफार्मर एट नो लोड कैसा होता है। ट्रांसफार्मर एट नो लोड, तो अगर नो लोड पे कोई ट्रांसफार्मर है तो वो सप्लाई से बहुत ही स्मॉल करंट ड्रॉ करता है, जिसको हम बोलते हैं नो लोड करंट। और ये 2 से 5% होती है रेटेड फुल लोड करंट की। और इसी नो लोड करंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आईसी और दूसरा होता है आईएम। तो ध्यान रखना है, ये आईसी और आईएम कैसा सम है? फेजर सम है। मतलब अगर आई नॉट के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? आईएम स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पर आई सी बराबर कितना होता है? आई नॉट कॉस फाई नॉट, और आई एम की वैल्यू अगर हम देखें तो आई नॉट साइन फाई नॉट। आई एम क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में नॉर्मली ये फ्लक्स को इस्टेब्लिश करता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। कौन सी करंट बोला जाता है? मैग्नेटाइजिंग करंट। और आईसी नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन पे है तो उसका काम केवल और केवल ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स को इस्टेब्लिश करना होता है, और ट्रांसफार्मर कोर थोड़ा सा हीटअप होता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर कोर हीटअप हो रहा है वो नो लोड लॉस के कारण, और नॉर्मली ट्रांसफार्मर पे नो लोड में जो लॉस होता है वो कोर लॉस होता है। तो इन्हीं कोर लॉस के कारण आपके ट्रांसफार्मर कोर हिटअप हो जाते हैं। तो इन कोर लॉस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आईसी से रिप्रेजेंट किया। दिस इज द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग
करंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बेटा। सारी चीज़ें नहीं बता सकता बट मैक्सिमम आपको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि नॉर्मली जब कोई ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन पे होता है तो उस ट्रांसफार्मर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स स्टेब्लिश होता है जो कि आई एम करता है, आई नॉट का ही एक पार्ट है, और ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, ये फ्लक्स स्टेब्लिश करेगा इन ट्रांसफार्मर। लेकिन दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो ट्रांसफार्मर में हीटिंग हो रही है, कोर लॉस कंपोनेंट है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर का कोर हीटअप हो रहा है, और उस कोर को हीटअप करने के लिए या हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोर लॉस कंपोनेंट आईसी को देखते हैं। तो यहाँ आई नॉट बराबर आई सी प्लस आई एम फेजर सम होता है, आई सी बराबर आई नॉट कॉस फाई नॉट, आई एम बराबर आई नॉट साइन फाई नॉट। और ध्यान रखना है कि एट नो लोड, अगर ट्रांसफार्मर में देखा जाए नो लोड पर, तो जो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई नॉट, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.85 तक होती है। मतलब अगर सॉरी यहाँ पे एक चीज़, ये एंगल देखें तो 80 से 85 डिग्री होता है, बट पावर फैक्टर कितना हो जाता है, ध्यान रखना 0.2 टू 0.3 लैग होती है। मतलब नो लोड कंडीशन पे ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर काफ़ी लो लैगिंग होता है। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और फाई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, और ये जो नो लोड पावर फैक्टर एंगल होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 80 टू 85 डिग्री होता है। कैसा? लैग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर कोई भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो नो लोड कंडीशन पे कितना होगा, कॉस फाई नॉट 0.2 टू 0.3 लैग पावर फैक्टर हो जाएगा। पावर फैक्टर एंगल 80 से 85 डिग्री लैग करेगा। नो लोड कंडीशन पे कितनी करंट ड्रॉ करेगा, केवल 2 से 5% फुल लोड करंट का। ट्रांसफार्मर अगर नो लोड कंडीशन पे है तो आई नॉट आई सी प्लस आई एम होगा। आई सी क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट है। आई एम क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। आई नॉट साइन फाई नॉट क्या हो जाएगा, आई एम। आई नॉट कॉस फाई नॉट क्या हो जाएगा, आई सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बेटा क्या है, आंसर है 2 to 6%। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इफ कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एट 7/8 ऑफ फुल लोड इज 4900 वॉट। मतलब कि फुल लोड का 7/8 पर 4900 वॉट है, तो फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना होगा। तो अगर मैं बात करूं कि कॉपर लॉस एट फुल लोड कितना है यार, पी सी यू बराबर, मान लिया ये किसके बराबर है, आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर के बराबर। ये आपका है कॉपर लॉस एट फुल लोड। अब अगर हम देखें कि हमारा नॉर्मली 7/8 ऑफ फुल लोड 4900 वॉट है, तो एट 7/8 ऑफ फुल लोड, तो नॉर्मली क्या रेजिस्टेंस में कोई कमी आएगी, नहीं, करंट डिक्रीज होगा। तो जो अब करंट हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 7/8 ऑफ फुल लोड करंट। तो उस समय जो पावर लॉस होगा वो कितना होगा, 7/8 पर, दैट इज 7/8 पर जो पावर लॉस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये किसके बराबर, 7/8 का होल स्क्वायर इंटू आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर। ये किसके बराबर है यार, 4900 वॉट के बराबर है। किसके बराबर है ये, 4900 वॉट के बराबर है, 4900 वॉट के बराबर है। तो हमें क्या एक्चुअली निकालना है, हमें निकालना है आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से देख के साफ पता चल रहा है कि आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर किसके बराबर हो जाएगा, 4900 गुड़े इधर जाएगा 64/49। तो ये 49 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 6400 वॉट। तो ये हमारा 6400 वॉट आंसर हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। या आप एक और चीज़ जानते हो कि कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर। तो कॉपर लॉस एट फुल लोड अपॉन कॉपर लॉस एट 7/8 लोड बराबर 7/8 डिवाइडेड ऑफ एस, और ये क्या हो जाएगा, एस इसका होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अगर हम बात करें कि कॉपर लॉस एट फुल लोड कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, कॉपर लॉस एट फुल लोड कितना हो जाएगा। यहाँ पर बेटा एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप ये ध्यान रखना कि कॉपर लॉस इज़ प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर भी होता है, जो कि आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हमने एक मेथड बता दिया है, दूसरे मेथड की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या निकालना था एक्चुअली, हमें इतना ध्यान रखना था कि हमें यहाँ पर कॉपर लॉस एट फुल लोड निकालना था। तो आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर था। तो 7/8 पर तो करंट भी कितनी हो जाएगी, 7/8, बिकॉज रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा 7/8 लोड पर, 7/8 का स्क्वायर इंटू आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर बराबर 4900 दिया है, तो आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर निकल आ जाएगा। यहाँ पर क्लियर है। तो 6400 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला,
अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए बेटा तो क्या पूछा जा रहा है ये समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर बैटरी चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर इज यूज्ड। बैटरी चार्जिंग के लिए आप कौन से डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें बैटरी चार्जिंग की बात कर रही है तो नॉर्मली बैटरी चार्जिंग के लिए हमें डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल हम करते हैं। मतलब नॉर्मली हमें ऐसे जनरेटर का इस्तेमाल करना होगा जिसमें नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जिसका इस्तेमाल हम नॉर्मल पावर सप्लाई के लिए या कन्वेंशनल पावर सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डीसी शंट जनरेटर बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, फॉर डोमेस्टिक पावर सप्लाई। तो बैटरी चार्जिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डीसी शंट जनरेटर का। तो ध्यान रखना है, अगर आपको बैटरी चार्जिंग करनी है तो बैटरी चार्जिंग के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हमेशा डीसी शंट जनरेटर का। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। तो डीसी शंट जनरेटर में नॉर्मली नो लोड से फुल लोड वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल बैटरी चार्जिंग के लिए या नॉर्मल पावर सप्लाई के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर की अगर हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें वी वर्सेस आई, तो ये आपका नो लोड है ई नॉट, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी होगी। तो ऑलमोस्ट नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको हम इस्तेमाल बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं और बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन इसका होता है। अगर हम बात करें डीसी सीरीज जनरेटर का बेटा, तो डीसी सीरीज जनरेटर के केस में अगर हम देखें तो नॉर्मली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसीलिए इसको कभी भी नो लोड पे नहीं रखना चाहिए, बिकॉज उस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा जीरो हो जाएगा। तो इसकी वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब जैसे जैसे आप क्या करोगे, लोड बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे यहाँ पर जो इसका वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, जनरेटेड वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। तो इट हैज़ राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है तो क्या आप इसको यूज़ कर सकते हो नॉर्मल पावर सप्लाई के लिए, बिल्कुल नहीं। इसको हम नॉर्मल पावर सप्लाई के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन डीसी ट्रैक्शन। कहाँ पे यूज़ होगा, डीसी ट्रैक्शन में, फॉर लाइन ड्रॉप कंपनसेशन, फॉर लाइन ड्रॉप कंपनसेशन। तो ध्यान रखना है, इट इज़ यूज्ड इन डीसी ट्रैक्शन फॉर लाइन ड्रॉप कंपनसेशन। कैसे, एज अ वोल्टेज बूस्टर, वोल्टेज बूस्टर। तो ध्यान रखना है, नॉर्मली डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल हम नॉर्मल पावर सप्लाई के लिए बिकॉज ऑफ इट्स बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल हम अगर देखें तो नॉर्मल पावर सप्लाई के लिए यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ इट्स राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका यूज़ हम वोल्टेज बूस्टर की तरह कर सकते हैं, और ये नॉर्मली कहाँ पे यूज़ होता है, ट्रैक्शन, डीसी ट्रैक्शन में, फॉर लाइन ड्रॉप कंपनसेशन। नॉर्मली जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्शन मोटर, देन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइन ड्रॉप होता है, तो उस वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए हम डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल एज अ वोल्टेज बूस्टर कर सकते हैं। कंपाउंड जनरेटर अगर है बेटा तो हम लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, नॉर्मली जहाँ पे हमें लॉन्ग डिस्टेंस पावर सप्लाई करनी है। तो यहाँ पर बैटरी चार्जिंग के लिए आप कौन से जनरेटर का इस्तेमाल करोगे, डीसी शंट जनरेटर का। अगला, द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज, हमारे पास एक डीसी सीरीज मोटर है, उसकी नो लोड स्पीड बतानी है। तो अगर हम बात करें कि देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ कि ये हमारा डीसी सीरीज मोटर है जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग किस में कनेक्टेड होती है, सीरीज़ में। ये हमने सप्लाई दिया, ये आपका लोड करंट है और यही आपके आर्मेचर करंट के बराबर होगा, दिस इज़ इक्वल्स टू आर्मेचर करंट। यहाँ पर बैक ईएमएफ है ईबी और ये स्पीड है आपकी एन। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो बैक ईएमएफ होता है इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन, तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो गई, ईबी अपॉन फाई के। एट नो लोड अगर हम बात करें कि किसी भी सीरीज जनरेटर को हम ऑपरेट कर रहे हैं, देन उस समय आपकी आर्मेचर करंट, लोड करंट किसके बराबर हो जाएगी, ज़ीरो के। तो फ्लक्स भी आपका क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा या रेसिडुअल फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे देखा जाए तो कुछ ना कुछ रेसिडुअल फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, फ्लक्स इज़ मिनिमम। तो ये ध्यान रखना है, ओनली रेसिडुअल फ्लक्स, ओनली रेसिडुअल फ्लक्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम बात करें कि कोई डीसी सीरीज मोटर है, नो लोड कंडीशन पे है बेटा, तो नो लोड कंडीशन पे क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट या लोड करंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। और जब ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा
देन हम ये कह सकते हैं कि इसके करंट ज़ीरो होने के कारण फ्लक्स भी ऑलमोस्ट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ऑलमोस्ट ज़ीरो होता नहीं है, बट उसमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल फ्लक्स रहता है। तो फ्लक्स अगर बहुत मिनिमम हो जाएगा तो स्पीड बहुत हाई हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, स्पीड बिकम्स डेंजरसली वेरी हाई। तो एट नो लोड स्पीड बिकम्स डेंजरसली वेरी हाई। तो डीसी सीरीज जनरेटर में नो लोड कंडीशन पे स्पीड डेंजरसली बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा लगेंगे जो कि टेथ और स्लॉट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो फाइनली आपकी आर्मेचर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो कभी भी डीसी सीरीज मोटर को नो लोड कंडीशन पे नहीं रखना चाहिए। 10 से 15% लोड उस पर कनेक्ट हमेशा रहना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि नो लोड स्पीड ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज़ वेरी हाई, डेंजरसली वेरी हाई, एंड इट विल गेट डैमेज द मोटर। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल आर मेंट फॉर। नॉर्मली हम इंटरपोल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आर्मेचर रिएक्शन जो इंटरपोलर रीजन में आ रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम इंटरपोल का यूज़ करते हैं, या नॉर्मली अगर देखा जाए कि जो कॉइल कम्यूटेशन के दौरान है उस कॉइल के अंदर एक रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट होता है, तो इस रिएक्टेंस वोल्टेज को नलीफाई करने के लिए या इसको ज़ीरो करने के लिए, काउंटर करने के लिए भी हम इंटरपोल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसके कारण बेसिकली अगर देखा जाए तो जो स्पार्किंग वगैरह आ रही थी ऑन द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रशेस वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है एट द कम्यूटेटर। तो इंटरपोल किस लिए यूज़ होगा? इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोटर, बिल्कुल गलत है यार। इंक्रीजिंग काउंटर ईएमएफ, ये भी गलत है। स्ट्रेंथनिंग द मेन फील्ड, ये भी गलत है। रिड्यूस स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो कुछ पॉइंट्स आपको इंटरपोल में ध्यान रखने हैं। इंटरपोल्स क्या करता है? नॉर्मली इंटरपोल का हम इस्तेमाल अगर देखा जाए तो किस लिए करते हैं? इट इज़ यूज टू रिड्यूस the armature reaction in interpolar region। तो इंटरपोलर रीजन में जो आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है उस आर्मेचर रिएक्शन को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। उसके साथ साथ अगर देखें इट न्यूट्रलाइज द रिएक्टेंस वोल्टेज। तो ये रिएक्टेंस वोल्टेज को भी क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है, विच इज जनरेटेड इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंटरपोल के पहला काम क्या है कि जो इंटरपोलर रीजन क्या है इसको आप समझिए यार। ये आपका क्या है? पोल। अगर हम बात करें कि ये आपके डीसी मशीन के पोल्स हैं, और इस पोल्स में अगर देखा जाए तो ये आपका पोल है, ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन कहलाता है इंटरपोलर रीजन। तो नॉर्मली इसी इंटरपोलर रीजन पे हम क्या करते हैं? एक टेबर्ड शेप का इंटरपोल यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली इसके सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए इसका शेप हम कैसा कर देते हैं? टेपर्ड कर देते हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मेन पोल की तुलना में इसका साइज़ कम होता है। इसको हम कम्यूटेटिंग पोलर एक्सिस पे भी रखते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली ये इंटरपोलर एक्सिस पे रखा जाता है या कम्यूटेटर एक्सिस पे रखा जाता है, इसलिए इस इंटरपोल को हम कम्पोल्स भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कम्पोल्स। कहाँ पे प्लेस्ड होता है? इंटरपोलर रीजन में। और इसका जो साइज़ होता है हमेशा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेन पोल्स। जब भी इसके पोलैरिटी की बात करें तो जनरेटर के केस में मेन पोल के अहेड जो आ रहा है, जनरेटर के केस में रोटेशन करते समय जो आपके मेन पोल के अहेड पोलैरिटी आ रही है वही क्या होगी? इंटरपोल की पोलैरिटी होगी। जैसे अगर हम बात करें कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो इसकी पोलैरिटी अगर जनरेटर के केस में देखें तो ये क्या है? ये अगर नॉर्थ है और ये साउथ है तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। यहाँ पर इसके अहेड आने वाला क्या है? नॉर्थ है, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा? नॉर्थ हो जाएगी। तो जनरेटर के केस में रोटेशन के समय जो उसके जस्ट आगे वाला पोल है उसी पोल के सिमिलर पोलैरिटी हो जाती है, और मोटर के केस में इसके जस्ट पीछे वाला या अपोजिट
जो है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो हमेशा इंटरपोल क्या है, इंटरपोल नॉर्मली कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। और किस तरह से कम्यूटेशन को इम्प्रूव करेगा, तो जो भी आर्मेचर रिएक्शन इंटरपोलर रीजन में आ रहे हैं उनको इलिमिनेट करेगा, और उसके साथ साथ जो भी कॉइल द्वारा रिएक्टेंस वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उस रिएक्टेंस वोल्टेज को भी न्यूट्रलाइज करता है। तो ध्यान रखना है कि इंटरपोल आर्मेचर रिएक्शन को भी एलिमिनेट करता है इनडायरेक्टली, और उसके साथ साथ कम्यूटेशन को भी इम्प्रूव करता है। कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने का मतलब कि जो ब्रशेस वगैरह पे स्पार्किंग आ रही है उस स्पार्किंग को कम करता है, ख़त्म करता है। इज़ दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका साइज़ मेन पोल की तुलना में कम होता है, इसको कम्यूटेटर पोल्स या कंपोल्स भी कहते हैं। इंटरपोल टेपर्ड शेप में होता है ताकि सैचुरेशन को इसके प्रिवेंट कर सके। जनरेटर के केस में अगर देखा जाए, इन जनरेटर, ध्यान रखना है, इन जनरेटर अगर हम बात करें कि इंटरपोल की जो पोलैरिटी होगी इट इज़ सेम एज अहेड मेन पोल्स। बस ये अहेड मैं लिख रहा हूँ ताकि आप समझ जाइएगा। इट इज़ सेम एज अहेड मेन पोल या सेम एज मेन पोल अहेड इन रोटेशन ऑफ जनरेटर। तो ध्यान रखना है कि नॉर्मली इसके पोल की पोलैरिटी हमें उस मेन पोल के सिमिलर है जो कि उस इंटरपोल के जस्ट आगे है। और अगर हम बात करें कि मोटर है तो उसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी हो जाएगी जो उसके आगे है, या पीछे वाले की पोलैरिटी से सेम हो जाएगा। तो एक याद रखना है यार, दो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जनरेटर के केस में आप जिस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हो तो उसमें जस्ट उसके इंटरपोल के आगे जो आएगा, सपोज इंटरपोल के आगे वाला मेन पोल क्या है, ये साउथ पोल, तो इसकी पोलैरिटी साउथ हो जाएगी। इसके जस्ट आगे वाला क्या है, इसके जस्ट आगे वाला रोटेशन में क्या है, नॉर्थ पोल, तो इसकी पोलैरिटी नॉर्थ हो जाएगी। मोटर के केस में अपोजिट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर यूज्ड फॉर एलिवेटर्स इज जनरली, मतलब जो हम एलिवेटर्स वगैरह में मोटर यूज़ करते हैं वो मोटर जनरली कैसा होता है। तो बेटा एक चीज़ आप ध्यान रखना कि पहले जो ओल्डर डेज होते थे वहाँ पर आप नॉर्मली इन ओल्ड डेज हम नॉर्मली एलिवेटर्स में कौन से मोटर का इस्तेमाल करते थे, हम नॉर्मली एलिवेटर्स में हमेशा डीसी कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करते थे। किसका यूज़ करते थे, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो ओल्ड डेज में एलिवेटर्स में डीसी कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल होता था, लेकिन प्रेजेंटली अगर देखा जाए नाउ अ डेज ध्यान रखना है, बट प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन से मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो ध्यान रखना है किसका यूज़ करते हैं, हम आज के समय स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका मतलब है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो नॉर्मली आप प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉनिकली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं जहां पर आप वेरिएबल स्पीड कंट्रोल गेट करते हैं एट हाई एफिशिएंसी। तो अगर हम बात करें कि मोटर यूज्ड फॉर एलिवेटर, तो एलिवेटर में कौन सा मोटर यूज़ करते हैं, तो आंसर क्या है, इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मली 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज़ करने का क्या एडवांटेज है, वी गेट वेरिएबल स्पीड एट हाई एफिशिएंसी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलिवेटर्स में कौन सा मोटर यूज़ करते हैं, तो या ओल्ड डेज में पुराने समय में हम एलिवेटर्स में डीसी कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करते थे, बट आज के समय हम यहाँ पर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बेटा क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी को वैरी करके हम डिफरेंट वेरिएबल स्पीड गेट करते हैं एट हाई एफिशिएंसी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें, द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड कंडीशन इज अबाउट। किसी भी इंडक्शन मोटर का जो स्लिप है वो फुल लोड कंडीशन पे कितना होता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि यहाँ पर फुल लोड कंडीशन पे जो स्लिप होगा, तो स्लिप कभी भी 10% तक नहीं जाएगा ना यार, मैक्सिमम स्लिप 8% तक होता है। 20% हो नहीं सकता, 80% हो नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 0.03 मतलब कि कितना, 3%। तो नॉर्मली जो स्लिप होता है वो स्लिप फुल लोड कंडीशन पे अगर देखा जाए तो 1 to 8% होता है, ये रेंज होता है। तो आंसर 3% यहाँ पे करेक्ट है।
लेकिन अगर हम बात करें कि जो इंडक्शन मोटर में अगर हम बेटा बात करें कि पावर फैक्टर का क्या रोल है, पावर फैक्टर किस प्रकार से वेरी करता है विथ लोड। तो अगर हम पावर फैक्टर का वेरिएशन देखें इंडक्शन मोटर में विथ लोड, तो नॉर्मली जो हमारा पावर फैक्टर होता है इंडक्शन मोटर का नो लोड कंडीशन पे वो बहुत ही कम होता है 0.2, बट जैसे जैसे लोड आप बढ़ाते जाओगे तो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर भी इम्प्रूव होता जाता है और फुल लोड पे ये पावर फैक्टर 0.8 लैग होता है। क्लियर है? तो ये पावर फैक्टर किस पे आ गया? फुल लोड पे। क्लियर है? ये रेटेड करंट पे हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा। तो दिस इज द पावर फैक्टर एट फुल लोड, एट फुल लोड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नो लोड पावर फैक्टर कितना होता है, नो लोड पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर का, तो ये किसके बराबर होता है? 0.2 लैग के। मतलब ट्रांसफॉर्मर अगर लो लैगिंग है तो इंडक्शन मोटर में वेरी लो लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एयर गैप प्रेजेंट बिटवीन द स्टेटर एंड द रोटर। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एज लोड इंक्रीजेज पावर फैक्टर इम्प्रूव्स। तो इंडक्शन मोटर में जैसे जैसे लोड आप क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे, आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। फुल लोड पावर फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए इंडक्शन मोटर में बेटा कितना है, तो आंसर क्या दोगे? ध्यान रखना, यहाँ पर फुल लोड पावर फैक्टर अगर हम देखें तो ये लगभग 0.8 होता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। स्लिप कितना होता है? स्लिप का वेरिएशन अगर हम देखें तो नॉर्मली नो लोड से फुल लोड 1 to 8% होता है और यहाँ पर आंसर 0.03 हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर बेटा यही पावर फैक्टर पूछता कि व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड, तो आंसर 0.8 हो जाता। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रोटर इनपुट when the rotor copper loss of an induction motor is 600 watt। मतलब किसी भी इंडक्शन मोटर का जो रोटर कॉपर लॉस है, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडक्शन मोटर के रोटर कॉपर लॉस की, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ PCU से। किससे रिप्रेजेंट करूँगा बेटा? PCU से, जिसको हम बोलते हैं रोटर कॉपर लॉस। कितना है बेटा यहाँ पर? 600 वॉट। रोटर इनपुट क्या है, जिसको हम एयर गैप पावर भी कहते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। स्लिप कितना है? स्लिप है 0.03। तो हमें पता है कि PG बराबर कितना होता है? PCU/S होता है। तो कितना हो जाएगा? PCU 600/0.03, मतलब ये लगभग कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 किलो वाट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20 किलो वाट। ये हमारा आंसर है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, इसको समझना है तो ये किसी भी इंडक्शन मोटर का क्या है? स्टेटर है। यहाँ पर आप स्टेटर पे इनपुट देते हो, ये रोटर है, बीच में एयर गैप है। तो ये एयर गैप है, यहाँ रोटर में अलग से अगर ड्रॉ करूँ तो ये आपका रोटर सर्किट है। तो यहाँ पर जो पावर होगी इसको हम बोलते हैं एयर गैप पावर, या इसी को हम बोलते हैं रोटर पावर इनपुट, या इसी को बोला जाता है एयर गैप पावर या स्टेटर आउटपुट, बिकॉज एयर गैप में कोई भी लॉसेस नहीं होंगे। यहाँ पर रोटर में क्या होता है? रोटर कॉपर लॉस होता है। देन ये कौन सा पावर है? मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है। तो PM को हमने क्या बोला? PM क्या है? दिस इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। तो नॉर्मली ये रोटर का आउटपुट होता है। अगर रोटेशनल लॉसेस इसमें से घटा दिया जाए तो आपको शाफ्ट पावर मिल जाता है। तो एक रिलेशन होता है PG, PCU और PM में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1S 1 -S। ये रिलेशन अगर आपको पता है बेटा तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। PG क्या है? एयर गैप पावर। PCU क्या है? रोटर कॉपर लॉस। PM क्या है? मैकेनिकल पावर डेवलप्ड या रोटर पावर आउटपुट। तो ये कितना होता है? 1S 1 -S। अगर मैं रोटर की एफिशिएंसी पूछ दूं तो एफिशिएंसी ऑफ रोटर कितना हो जाएगा बेटा? रोटर का आउटपुट पावर क्या है? PM। इनपुट पावर क्या है रोटर का? PG। तो ये कितना हो जाएगा? PM/PG। अगर लॉसेस को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? रोटेशनल लॉसेस वगैरह नहीं देख रहे हैं, PM/PG हो जाएगा। तो PM कितना है बेटा? PM/PG यहाँ से देख सकते हो 1 -S/1 हो जाएगा। तो 1 -S आ जाएगा, 1 -S। PM की वैल्यू कितनी? 1 -S/PG। इनका रेशियो कितना? 1 -S/N। यही रोटर की एफिशिएंसी है। और इवन आप देख सकते हो कि यही अगर लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दें तो पूरे इंडक्शन मोटर की भी एफिशिएंसी होती है।
तो ये ध्यान रखना है कि बेसिकली द एफिशिएंसी ऑफ द इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन स्लिप। अगर स्लिप हाई होता है तो उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। तो हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा इंडक्शन मोटर लो स्लिप रीजन में ऑपरेट करे, वही आपके स्टेबल रीजन होते हैं जहाँ पर एफिशिएंसी इंडक्शन मोटर की हाई होती है। जैसे जैसे स्लिप बढ़ता जाएगा एफिशिएंसी घटती जाएगी। तो आंसर आपको पता ही चल गया। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको ध्यान रखना है, पीजी पीसीयू और पीएम में कितना होता है, 1s 1 माइनस एस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन सिंक्रोनस मोटर, क्वेश्चन बेटा कह रहा है अगला कि इन सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट ऑकर्स एट। सिंक्रोनस मोटर में मिनिमम आर्मेचर करंट कहाँ पे ऑकर होती है या किस पर ऑकर होती है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि हमने आपको वी कर्व बताया है कि वी कर्व क्या होता है। जब भी वी कर्व को देखो तो किसके किसके बीच वी कर्व ड्रॉ होता है, हमेशा आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में ड्रॉ होता है। तो पहली पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वी कर्व सिंक्रोनस मोटर का आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में ड्रॉ होता है। हम जानते हैं कि IA cos फाई हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए कांस्टेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि आर्मेचर करंट हमारी अगर मिनिमम होगी तो पावर फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एट मिनिमम पावर फैक्टर आर्मेचर करंट इज मैक्सिमम एंड एट मैक्सिमम पावर फैक्टर आर्मेचर करंट इज मिनिमम। तो मैक्सिमम पावर फैक्टर बेटा क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर पे अगर देखा जाए तो आर्मेचर करंट आपकी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। और जैसे जैसे अगर हम बात करें सपोज हमारा लैगिंग पावर फैक्टर है, तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट घटती जाएगी आपका पावर फैक्टर बढ़ता जाएगा और फाइनली आर्मेचर करंट यूनिटी पावर फैक्टर पे मिनिमम हो जाती है। फिर जैसे जैसे हम अब पावर फैक्टर को डिक्रीज करते जाएंगे आर्मेचर करंट बढ़ती जाएगी। तो इससे एक कर्व का फॉर्मेशन होता है, जिस कर्व का अगर देखा जाए तो ये लगभग वी लेटर से रिजेंबल होता है, इसलिए इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इस कर्व को वी कर्व बोलते हैं। हमेशा अगर देखा जाए कि ये क्या पोर्शन कहलाता है, ये लैग है मोटर के लिए, ये क्या है आपका बेटा लीड है। और इसके नीचे अगर देखा जाए तो ये कैसा होती है, अंडर एक्साइटेशन होता है, यहाँ पर अंडर एक्साइटेशन। और इसके ऊपर देखा जाए तो ये ओवर एक्साइटेशन है, ओवर एक्साइटेशन। यहाँ पर अगर देखें यूनिटी पावर फैक्टर पे तो ये कैसा है, नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन। तो वी कर्व में आपको क्या ध्यान देना है, ये आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में ड्रॉ होती है। नॉर्मली यूनिटी पावर फैक्टर पे आपका आर्मेचर करंट मिनिमम होता है और फिर अगर आप पावर फैक्टर धीरे धीरे घटाते जाते हो लीडिंग में तो आर्मेचर करंट बढ़ती जाती है और लैगिंग में फिर आर्मेचर करंट बढ़ती जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आर्मेचर करंट इज मिनिमम आर्मेचर करंट किस पे ऑकर्स होगा, ऑकर्स एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे मिनिमम आर्मेचर करंट ऑकर होगा। अगर ओवर एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड ध्यान रखना कुछ पॉइंट आपको, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है बेटा, तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर हमेशा किसकी तरह वर्क करता है, कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। और ये हमेशा किस पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो हमेशा ध्यान रखना है लीडिंग पावर फैक्टर पे अगर ऑपरेट कर रहा है तो क्या है, ओवर एक्साइटेशन। अगर हम बात करें कि अंडर एक्साइटेड है, जब भी आपका सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेड होगा तो अंडर एक्साइटेड है तो उस समय ये इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और बेटा अगर इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो उस समय कैसे ऑपरेट करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा। तो याद रखना है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर एंड एक्ट्स एट द कैपेसिटर। अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर क्या है, इंडक्टर की तरफ बिहेव करता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है। मिनिमम आर्मेचर करंट किस पे फ्लो करती है, यूनिटी पावर फैक्टर पे। कैसे पता चला, वी कर्व से पता चला। क्लियर है, वी कर्व किसके किसके बीच ड्रॉ करेंगे, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली है। कोई हाई स्पीड अल्टरनेटर अगर देखा जाए तो इसमें क्या होंगे। तो सिंपल सा है यार कि हाई स्पीड अल्टरनेटर इट शुड नॉट हैव सैलिएंट पोल और प्रोजेक्शन टाइप रोटर, क्योंकि इसमें नॉर्मली अगर जो फोर्स देखें रोटर पर तो वो आउटवर्ड एक्ट करता है। तो जब भी ये हाई स्पीड से रोटेट करेगा तो फोर्स इतना ज़्यादा होगा कि जो कि रोटर को डिस्टर्ब कर देगा। तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि सैलिएंट पोल टाइप हाई स्पीड पे ऑपरेट नहीं करते, ये हमेशा लो स्पीड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि दो तरह के रोटर होते हैं। अगर हम रोटर कंस्ट्रक्शन की बात करें, रोटर कंस्ट्रक्शन की इन
सिंक्रोनस मशीन, इन सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन में रोटर कंस्ट्रक्शन दो तरह के होते हैं, पहला जिसको हम बोलते हैं सैलिएंट पोल और दूसरा जिसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल या नॉन सैलिएंट पोल। तो दो तरह के हैं सिलेंड्रिकल, और पहला क्या है सैलिएंट, दूसरा क्या है नॉन सैलिएंट या सिलेंड्रिकल। इसको हम बेटा बोलते हैं नॉन सैलिएंट पोल। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो हमारे सिलेंड्रिकल रोटर होते हैं उनको हम कम पोल के लिए डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे P < 4। लेकिन जब सैलिएंट पोल की बात करें तो P < क्या होता है 4। और हमारी जो भी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स होती है, बिकॉज NS बराबर कितना होता है 120F/P। तो सिंक्रोनस स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P होती है। तो अगर नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा है सैलिएंट पोल मशीन में तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी सिंक्रोनस स्पीड कम होगी। तो ये डिज़ाइन होते हैं लोअर स्पीड के लिए। लोअर स्पीड जनरेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लोअर स्पीड जनरेशन के लिए हम सैलिएंट पोल मोटर या जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर पोल अगर कम है तो स्पीड क्या होगी, हाई होगी। तो इसका इस्तेमाल हम हाई स्पीड जनरेशन के लिए करते हैं। तो सिलेंड्रिकल हाई स्पीड जनरेशन के लिए यूज़ होता है, इसमें यूनिफॉर्म एयर गैप होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म एयर गैप होने के कारण कोई भी विंडेज लॉसेस वगैरह बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर विंडेज लॉसेस कम हो जाते हैं। इसका क्वाड्रेचर एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस के रिएक्टेंसेस इक्वल होते हैं। तो सिलेंड्रिकल रोटर में XD बराबर XS होता है। लेकिन जब हम सैलिएंट पोल की बात करें तो इसमें प्रोजेक्टेड पोल्स होते हैं, इसमें एयर नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, इसमें विंडेज या फ्रिक्शनल लॉसेस वगैरह ड्यू टू एयर ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर P < 4 के लिए ये डिज़ाइन होते हैं। और ज़्यादा पोल के लिए अगर डिज़ाइन होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ पोल्स हैं तो इसका साइज़ हमेशा क्या होता है, लार्ज होता है। तो लार्ज साइज़, यहाँ पर अगर देखा जाए साइज़ कैसा होगा, इसका साइज़ हमेशा लेस साइज़ होगा। तो एक चीज़ बेटा ये ध्यान रखना है कि इसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा। तो डायमीटर अगर हम देखें तो ज़्यादा होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पोल्स अगर ज़्यादा है तो डायमीटर भी इसमें क्या होगा, ज़्यादा। और सिलेंड्रिकल में अगर नंबर ऑफ़ पोल्स कम है तो इसका डायमीटर क्या होगा, कम। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि सैलिएंट में क्या होता है, हाई या लार्ज डायमीटर विथ लो एक्सियल लेंथ। यहाँ पर देखिए लार्ज डायमीटर होगा ड्यू टू मोर नंबर ऑफ पोल्स एंड लेस एक्सियल लेंथ, लेस एक्सियल लेंथ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्मॉल डायमीटर होगा, स्मॉल डायमीटर विथ हाई एक्सियल लेंथ। तो यहाँ पर एक्सियल लेंथ सिलेंड्रिकल में ज़्यादा होगा। नॉर्मली इसका इस्तेमाल हम थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल का, इसीलिए हम इसको टर्बो जनरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टर्बो जनरेटर। इसका इस्तेमाल हम हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रो जनरेटर। तो हाइड्रो जनरेटर कैसे होते हैं, सैलिएंट पोल टाइप। टर्बो जनरेटर कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल पोल टाइप। और हाई स्पीड जनरेशन किसका होता है, सिलेंड्रिकल का, बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ पोल्स। और लो स्पीड जनरेशन हम नॉर्मली हाइड्रो पावर प्लांट में या हाइड्रो जनरेटर्स में करते हैं, और इसमें पोल की संख्या ज़्यादा होती है इसलिए लो स्पीड पे ऑपरेट करता है। तो क्वेश्चन है, हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली हैव सिलेंड्रिकल रोटर। हाई स्पीड अल्टरनेटर में कौन से रोटर होंगे, सिलेंड्रिकल रोटर होते हैं। क्लियर है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है द फील्ड वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर रिक्वायर्स। किसी भी अल्टरनेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या उसमें रिक्वायर है, डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, पल्सेटिंग डीसी या एनी ऑफ द अबव। तो एक चीज़ ध्यान रखना है यार, सिंक्रोनस मशीन जो है वो एक डबली एक्साइटेड मशीन है। अगर हम अल्टरनेटर की बात करें तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ डबली एक्साइटेड मशीन। तो अगर डबली एक्साइटेड मशीन है इसका मतलब इसकी फील्ड वाइंडिंग पे भी हमें इसको एनर्जाइज करने के लिए डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, और जबकि इसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है इट इज़ कनेक्टेड टू एसी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके फील्ड वाइंडिंग की तो आप देखेंगे कि फील्ड वाइंडिंग में हम किससे डीसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, आर्मेचर वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड टू एसी। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो अल्टरनेटर होता है तो उसमें आर्मेचर पे एसी आता है, जबकि फील्ड वाइंडिंग पे हम नॉर्मली डीसी सप्लाई देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो फील्ड वाइंडिंग है इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स अ डीसी सप्लाई। और किसी भी अल्टरनेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये कहाँ पर होनी चाहिए, दिस इज़ ऑन रोटर
और आर्मेचर वाइंडिंग किस पे होती है, स्टेटर पे। हालांकि कोई ऐसा रूल नहीं है, आप आर्मेचर को रोटर पे और फील्ड को स्टेटर पे रख सकते हैं, बट कुछ एडवांटेज होते हैं कि आप फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखिए, बिकॉज लो वोल्टेज सप्लाई है, लो वोल्टेज सप्लाई में इंसुलेशन वगैरह कम होता है, और हाई वोल्टेज सप्लाई आर्मेचर की है, वहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है। तो आप इंसुलेशन अगर वो स्टैटिक होगी तो ज़्यादा आसानी से आप दे सकते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग यहाँ पर आप रोटर पे अगर रख रहे हो तो उसका वेट भी कम हो जाता है लो इंसुलेशन के कारण, तो वो आसानी से घूम सकती है, कोई भी आपके अलग तरह के फोर्सेस उसको इम्बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें कि जब आप एसी आर्मेचर को आप स्टेटर की जगह रोटर पे रखते हो तो वहाँ पर 3 फेज़ एसी है, तो उस 3 फेज़ एसी के लिए आपको 3 स्लिप रिंग और ब्रशेस का इस्तेमाल करना होगा। बट अगर वहीं रोटर पे आप 2 स्लिप रिंग की मदद से सिंपली डीसी सप्लाई कनेक्ट कर सकते हो। तो हमेशा ये एडवांटेजियस होता है कि हम अपने सिंक्रोनस या अल्टरनेटर में जो फील्ड वाइंडिंग है वो रोटर पे रखें और आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखें। हालांकि आप दोनों कर सकते हैं, बट ज़्यादा एडवांटेजियस है कि फील्ड वाइंडिंग शुड बी ऑन रोटर वेयर आर्मेचर वाइंडिंग शुड बी ऑन स्टेटर। तो डीसी सप्लाई आपका करेक्ट आंसर है। तो कैसे आप डीसी एक्साइटेशन देते हैं यार, या यहाँ पर आप डीसी एक्साइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैटिक एक्साइटेशन या ब्रशलेस एक्साइटेशन। तो प्रेजेंट टाइम में हम किसका यूज़ करते हैं, नॉर्मली ब्रशलेस एक्साइटेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो प्रेजेंट टाइम में हम ब्रशलेस एक्साइटेशन का, तो ध्यान रखना है अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मोटर एक डबली एक्साइटेड मशीन है, इसमें फील्ड वाइंडिंग डीसी पर सप्लाई देते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग एसी सप्लाई से कनेक्टेड होती है। नॉर्मली डीसी सप्लाई ब्रशलेस एक्साइटेशन की मदद से दिया जाता है। नेक्स्ट, द मोटर यूज्ड इन सीलिंग फैन। यार सीलिंग फैन में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मोटर का आप इस्तेमाल करते हो, तो नॉर्मली हम जो सीलिंग फैन में मोटर यूज़ करते हैं वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं, विच इज़ बेसिकली अ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसमें हम 2 कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग एज वेल एज कॉन्टिन्यूस रनिंग। तो हम ये बोल सकते हैं कि सीलिंग फैन में हम एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं, विच इज़ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। कौन सा मोटर होता है यार, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सीलिंग फैन में साइलेंट ऑपरेशन होता है, और साइलेंट ऑपरेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्मूथ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो वो काफ़ी स्मूथ रहता है, तो अपने स्मूथ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण इसका साइलेंट ऑपरेशन होता है, और साइलेंट ऑपरेशन है तो हम इसका इस्तेमाल सीलिंग फैन में कर सकते हैं। कौन सा मोटर रहता है यार, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। इज दैट क्लियर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में हम क्या करते हैं, जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसको हम हाईली रेजिस्टिव बनाते हैं, मेन वाइंडिंग इंडक्टिव है। तो इसमें स्टार्टिंग में हमें टॉर्क तो मिल जाता है, लेकिन ये लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ड्यू टू अल्फा की ओन 30 डिग्री होती है, और इसका पावर फैक्टर जो रनिंग का है वो लो होता है, और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी करता है। इसको मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हम क्या कर रहे थे कि जो अब हम क्या करेंगे कि एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ही सीरीज़ में ऑक्सिलरी वाइंडिंग के एक कैपेसिटर लगा देते हैं, और ये कैपेसिटर क्या करेगा, इनके फेज एंगल डिफरेंस IM और IS के बीच बढ़ा देगा, जिसके कारण अल्फ़ा बढ़ तो जाएगा, तो अल्फ़ा ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो जो टॉर्क होता है वो टॉर्क बढ़ तो जाता है, लेकिन रनिंग कंडीशन में वो सिमिलर हो जाता है आपके नॉर्मली वही लो पावर फैक्टर ऑपरेशन करता है। तो हमने क्या किया, हमने इसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए और स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए बेस्ट सुटेबल देखा कि एक स्टार्ट कैपेसिटर रख दो, एक रन कैपेसिटर रख दो। तो यहाँ 2 कैपेसिटर का यूज़ किया, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। क्लियर है। तो यहाँ पर इसमें अब हमें क्या मिल गया, हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी मिल गया, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हाई रनिंग पावर फैक्टर भी मिल गया। तो इसका रनिंग पावर फैक्टर भी बढ़ गया और स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ गया। इज दैट क्लियर। तो सीलिंग फैन में कौन सा मोटर यूज़ करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। बेसिकली ये क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा जुकाम हो गया है।
एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप रिप्रेजेंट, अगर बात करें कि हिस्टैरिसीस लूप क्या है, ये BH कर्व होता है, आपने सुना होगा BH कर्व, जिसको हम मैग्नेटाइजेशन कर्व या हिस्टैरिसीस कर्व भी कहते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका BH कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। तो नॉर्मली इसमें जो एरिया होता है BH कर्व का, इसी एरिया अंडर द BH कर्व क्या कहलाता है, एरिया अंडर BH कर्व। तो बेटा एरिया अंडर BH कर्व की अगर बात करें तो इसी को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। क्या बोला जाता है इसको, हिस्टैरिसीस लॉस बोला जाता है। तो एरिया अंडर BH कर्व क्या कहलाता है, हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस इज व्हाट, इट इज द एरिया अंडर द BH कर्व। अगर आपका BH कर्व थिन होगा तो उसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होने के चांसेस डेफिनेटली रहते हैं। ब्रॉड BH कर्व है तो हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मशीन आपका कंप्लीट होता है। मशीन में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने 1 बाय 1 बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे पावर सिस्टम के बारे में कि पावर सिस्टम क्या है, इसको समझेंगे। बेटा पावर सिस्टम में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर इज़, कि डिमांड फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है। तो बेटा आपको ये पता है यार कि डिमांड फैक्टर क्या होता है। बेसिकली डिमांड फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द टोटल कनेक्टेड लोड। हमें पता है कि डिमांड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर रेशियो होता है किसका, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल कनेक्टेड लोड। तो डिमांड फैक्टर क्या हो गया, डिमांड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड और टोटल कनेक्टेड लोड का हमेशा क्या है, एक रेशियो है। अब आप एक चीज़ बताओ कि जो टोटल कनेक्टेड लोड है वो हमेशा क्या रहेगी, हमेशा ज़्यादा रहेगी मैक्सिमम डिमांड से, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम डिमांड हमारी कम रहेगी। बिकॉज अगर हम बात करें कि नॉर्मली अगर हम बात करें कि जो टोटल कनेक्टेड लोड है, वो टोटल कनेक्टेड लोड की वैल्यू तो मैक्सिमम डिमांड से हमेशा क्या हो जाती है, हमेशा ज़्यादा हो जाती है। तो चूंकि टोटल कनेक्टेड लोड जो है वो बेटा ज़्यादा होता है किससे, मैक्सिमम डिमांड से। और अगर मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा है तो ये वैल्यू हाई होगी, तो डिमांड फैक्टर क्या हो जाएगा, डिमांड फैक्टर इज़ लेस देन 1। तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिमांड फैक्टर हमेशा 1 से कम होता है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो लेस देन 1 डिमांड फैक्टर हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। यहाँ एक चीज़ है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 तो नॉर्मली आपका क्या होता है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो प्लांट डाइवर्सिटी फैक्टर है, ध्यान रखना डाइवर्सिटी फैक्टर की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय P मैक्स, या सम ऑफ इंडिविजुअल कनेक्टेड लोड डिवाइडेड बाय P मैक्स, सम ऑफ इंडिविजुअल कनेक्टेड लोड डिवाइडेड बाय P मैक्स। तो अगर देखा जाए कि नॉर्मली सम ऑफ इंडिविजुअल कनेक्टेड लोड हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है P मैक्स से, तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है कि डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से ज़्यादा होता है जबकि डिमांड फैक्टर हमेशा 1 से कम होता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आंसर ए है। डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड टू द टोटल कनेक्टेड लोड। टोटल कनेक्टेड लोड बेटा हमेशा ज़्यादा होगा मैक्सिमम डिमांड से, इसलिए डिमांड फैक्टर 1 से कम होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर अगर देखा जाए तो सम ऑफ इंडिविजुअल कनेक्टेड लोड या इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय P मैक्स, ये आप लिख सकते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, P मैक्स। तो ये हमेशा इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा होगा तो डाइवर्सिटी फैक्टर भी हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या हो गया, लेस देन 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस तो स्किन इफेक्ट क्या होगा। बेटा सप्लाई फ्रीक्वेंसी आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो स्किन इफेक्ट डेफिनेटली बढ़ जाएगा। क्या होता है स्किन इफेक्ट, तो स्किन इफेक्ट को समझने से पहले हमें एक फॉर्मूला देखना होगा स्किन डेप्थ का। स्किन डेप्थ को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा बराबर होता है अंडर रूट 1/,
पाई एफ म्यू ज़ीरो म्यू आर सिग्मा। कितना होता है? 1/πf अंडरवुड में 1/πf म्यू ज़ीरो म्यू आर सिग्मा। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्किन इफेक्ट होती है वो स्किन इफेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन डेप्थ। अगर स्किन इफेक्ट ज़्यादा है इसका मतलब स्किन डेप्थ कम हो रहा है। स्किन डेप्थ कम होने का मतलब कि मैक्सिमम करंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर फ्लो कर रही है। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एसी करंट स्किन के ऊपर मतलब कंडक्टर के सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करती है, तो जिसके कारण उसके करंट फ्लोइंग पाथ का जो इफेक्टिव एरिया है वो घट जाता है और एसी रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है। स्किन इफेक्ट के कारण एसी रेजिस्टेंस ग्रेटर दैन डीसी रेजिस्टेंस। रीज़न क्या होता है कि जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो नॉर्मली सारी करंट थ्रू आउट द कोर सिमिलरली फ्लो करती है, बट एसी सप्लाई में ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसके सरफेस पे फ्लो करती है और सबसे कम करंट कोर पे मिनिमम करंट होती है। तो जिसके कारण करंट फ्लोइंग पाथ का जो एरिया होता है वो कम हो जाता है और आर बराबर रो एल बाई ए। अगर एरिया कम हो गया इफेक्टिव देन उस समय रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो एसी रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है, यही क्या कहलाता है? स्किन इफेक्ट कहलाता है। स्किन डेप्थ क्या है? वो वैल्यू है जिस पे करंट अपने सरफेस वैल्यू का कितना हो जाएगा उस डेप्थ पर 1/e टाइम्स हो जाएगा, और स्किन डेप्थ हमेशा स्किन इफेक्ट का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है यार कि स्किन इफेक्ट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई? स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिएबिलिटी। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हो तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ जाता है। मटेरियल की कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी या परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाते हो स्किन इफेक्ट बेटा बढ़ता जाता है। तो इस फ्रीक्वेंसी अगर सप्लाई की बढ़ रही है तो स्किन इफेक्ट भी क्या होगा? स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा। क्लियर है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लोअर स्किन डेप्थ इसका मतलब मोर विल बी द स्किन इफेक्ट। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो स्किन डेप्थ आपका घटेगा और स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्लियर है? और एक चीज़ ध्यान रखना कि स्किन इफेक्ट में ही क्या करता है? एसी रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है पावर फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली। किसी भी इंडस्ट्रियल लोड का पावर फैक्टर जनरली कैसा होता है? तो मोस्ट ऑफ द लोड कैसे होते हैं? इंडक्टिव टाइप होते हैं, तो हमेशा पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग। तो पावर फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली, इंडस्ट्रियल लोड में जनरली पावर फैक्टर किस नेचर का होगा? लैगिंग नेचर का होगा। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इन द थ्री फेज सिस्टम इज। मतलब थ्री फेज सिस्टम में जो नॉर्मली सबसे कॉमन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हैं वो कौन से होते हैं? तो बेटा जब भी आप फॉल्ट की बात करें, हम बात कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की, तो जब भी शॉर्ट सर्किट की फॉल्ट की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट, क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। और दूसरा जिसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट को बैलेंस फॉल्ट बोला जाता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को हम अनबैलेंस फॉल्ट बोल सकते हैं। तो नॉर्मली अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की अगर बात करें तो इसमें देखा जाए तो लगभग 92% जो फॉल्ट होते हैं वो अनसिमेट्रिकल या अनबैलेंस फॉल्ट होते हैं, और 8% आपके जो फॉल्ट हैं वो हमेशा सिमेट्रिकल या बैलेंस फॉल्ट होते हैं। इन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में पहला अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड, दूसरा फॉल्ट देखा जाए तो लाइन टू लाइन फॉल्ट, और तीसरा फॉल्ट अगर हम देखें तो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में बेसिकली तीन तरह के फॉल्ट होते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड और आपके लाइन टू लाइन फॉल्ट होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं। ध्यान रखना बेटा ये कौन से फॉल्ट होते हैं? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। एक बार थोड़ा सा डेटा करेक्ट कर दे यार। टोटल अगर देखा जाए तो 97% फॉल्ट जो होते हैं, 97% फॉल्ट वो कैसे होते हैं? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, और 3% फॉल्ट आपके सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। इनमें सिंगल लाइन टू ग्राउंड अगर देखा जाए तो 85% फॉल्ट सिंगल लाइन टू ग्राउंड होता है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आपके 5% चांसेस होते हैं, और डबल लाइन टू ग्राउंड में अगर देखा जाए तो ये 7% चांसेस होते हैं। तो डबल लाइन फॉल्ट तो टोटल अगर देखा जाए तो 97% है। तो यहाँ से देख के आप बता सकते हो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन सा है, तो आंसर बोलोगे सिंगल लाइन टू ग्राउंड।
सिमेट्रिकल फॉल्ट में अगर देखा जाए जो 3% फॉल्ट होते हैं, इन्हीं को हम 3 फेज फॉल्ट भी कहते हैं, और इनके जो चांसेस ऑफ ऑकरेंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर फॉल्ट होते हैं। इनको हम ट्रिपल लाइन या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिमेट्रिकल फॉल्ट कौन से होते हैं, बैलेंस फॉल्ट होते हैं, इन काफ़ी रेयर फॉल्ट होते हैं, ट्रिपल लाइन फॉल्ट या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट, सबसे फ्रीक्वेंट फॉल्ट क्या होता है, आंसर क्या है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड। क्वेश्चन आए लीस्ट सीवियर फॉल्ट, तो आंसर क्या दोगे, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है सिंगल लाइन टू ग्राउंड, कितना, 85%। अगर आपसे पूछे मोस्ट रेयर फॉल्ट, सबसे रेयर फॉल्ट कौन से होते हैं, तो आंसर क्या दोगे यार, ट्रिपल लाइन फॉल्ट। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट सीवियर फॉल्ट, तो आंसर क्या दोगे, ट्रिपल लाइन फॉल्ट इज द मोस्ट सीवियर फॉल्ट। नॉर्मली अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि जनरेटर टर्मिनल पे अगर कोई फॉल्ट आकर हो रहा है तो सबसे ज़्यादा सीवियर फॉल्ट कौन सा होगा, तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एट जनरेटर टर्मिनल, एट जनरेटर टर्मिनल इज मोस्ट सीवियर, इज मोस्ट सीवियर फॉल्ट। तो ध्यान रखना है कि अगर जनरेटर टर्मिनल पे कोई सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है बेटा, तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सीवियर फॉल्ट होता है एट द जनरेटर टर्मिनल। इट इज़, इसका मैग्नीट्यूड जो है अगर देखें फॉल्ट करंट का, तो वो ट्रिपल लाइन फॉल्ट से भी ज़्यादा सीवियर है। बैलेंस फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट हैं, अनबैलेंस फॉल्ट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स याद रखनी है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में अनसिमेट्रिकल फॉल्ट 97% है, जिसमें सबसे ज़्यादा सिंगल लाइन टू ग्राउंड है 85%। और सिमेट्रिकल फॉल्ट में ट्रिपल लाइन या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, जो केवल 3% होते हैं। क्लियर है, तो आंसर बता सकते हो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या हो सकते हैं, आंसर है सिंगल लाइन टू ग्राउंड। इज दैट क्लियर, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में कौन से सीक्वेंस की करंट फ्लो करेगी, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस तीनों करंट फ्लो कर सकती है, और अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो हमेशा वहाँ पे जीरो भी फ्लो करेगी। सिंगल लाइन टू ग्राउंड तीनों रहेंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डबल लाइन में केवल पॉजिटिव, नेगेटिव। डबल लाइन टू ग्राउंड में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट तीनों फ्लो करेंगे। और जब भी कोई बैलेंस या सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है बेटा, तो वहाँ पर केवल पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की ही करंट फ्लो करेगी, और वो चाहे ट्रिपल लाइन फॉल्ट हो। तो ट्रिपल लाइन में हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ही फ्लो करेगी। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है आपका पावर सिस्टम। अब हम इसके यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे आते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चलिए देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो आते हैं बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं आर्क लैम्प। आर्क लैम्प ऑपरेट्स एट, आर्क लैम्प किस पे ऑपरेट करता है, तो नॉर्मली आर्क लैम्प बेटा हमेशा लो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है। किस पे ऑपरेट करेगा, इट ऑपरेट्स एट लो लैगिंग पावर फैक्टर। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए आर्क लैम्प किस पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा, तो आंसर क्या दोगे, लो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है। अगला, फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ, आर्क हीटिंग के लिए इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, तो जब भी आप आर्क हीटिंग करते हो यार नॉर्मली, तो जो इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं वो हमेशा कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि आर्क हीटिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन आर्क हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका यूज़ करते हैं यार, कार्बन आर्क हीटिंग का। तो इसमें कार्बन आर्क हीटिंग में आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं या तो कार्बन के, या हम इलेक्ट्रोड किसका बनाते हैं, ग्रेफाइट का बनाते हैं। तो यहाँ पर आंसर कॉपर नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो नॉर्मली आर्क हीटिंग में किसके इलेक्ट्रोड बने होते हैं बेटा, आर्क हीटिंग में हमेशा जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं वो किसके होंगे, वो हमेशा ग्रेफाइट या कार्बन के बने होते हैं, जहाँ पर हम लगभग इस कार्बन आर्क हीटिंग में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर गेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, कार्बन या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं। तो आप डायरेक्ट आर्क हीटिंग भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आप हटा दीजिए, आर्क हीटिंग। क्लियर है,
तो नॉर्मली डायरेक्ट आर्क हीटिंग कर सकते हैं, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं। टेम्परेचर कितना? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर गेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या करता है? यूज करता है। तो बेटा अगर हम वेल्डिंग प्रोसेस की बात करें कि कौन से वेल्डिंग प्रोसेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, तो दो तरह के इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे हो सकते हैं, एक कंज्यूमेबल, एक नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जिसमें आपका इलेक्ट्रोड की खपत ना हो, तो नॉर्मली हम इसको TIG वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। TIG का मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। ठीक है, TIG वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। अगर हम बात करें कि MIG वेल्डिंग अगर है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप MIG वेल्डिंग। तो MIG वेल्डिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ये MIG का मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस, TIG टंगस्टन इनर्ट गैस, MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। और हमेशा इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कंज्यूमेबल होते हैं। अगर कोई भी आपके हीटिंग, वेल्डिंग या इल्यूमिनेशन या किसी भी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको डाउट हो, तो आप आसानी से प्रैक्टिस बैच जो ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच है उसमें से यूटिलाइजेशन का पूरा लेक्चर देख सकते हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको ऑल इन वन बैच में पड़ी हुई मिलेगी। तो MIG में हम क्या करते हैं? नॉर्मली कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, और जो TIG वेल्डिंग है वहाँ पर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज्ड। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर कब रिलीज़ किया जाता है? तो यार नॉर्मली प्रेशर को हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द प्रेशर वेल्डिंग। हम क्या करते हैं कि जब भी आपको सपोज दो रॉड को क्या करना है? जोड़ना है। तो जब भी दो रॉड को जोड़ना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे और फिर उसी रॉड के थ्रू करंट पास कराएंगे और हीट काफ़ी प्रोड्यूस होगी, और विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर हम इन दोनों को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो नॉर्मली रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ये जो प्रेशर होता है ये कब आप रिलीज़ करते हो? ड्यूरिंग द हीटिंग पीरियड। तो हीटिंग पीरियड में हम ये प्रेशर को रिलीज कर देते हैं। तो जब भी हाई करंट किसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हाई करंट पास होती है या हाई करंट यूज़ होती है, देन उस समय प्रेशर हम क्या कर देंगे? ड्यूरिंग हीटिंग रिलीज कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर रिलीज कब होता है? आंसर क्या है? ड्यूरिंग हीटिंग। तो ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में द प्रेशर इज रिलीज ड्यूरिंग हीटिंग। तो लिख सकते हैं इन रेजिस्टेंस welding pressure is released during हीटिंग पीरियड। ध्यान रखना है, हीटिंग पीरियड में हम प्रेशर को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्डिंग एसेसरीज? इनमें से कौन सा वेल्डिंग एसेसरीज नहीं है बेटा? अगर हम बात करें वेल्डिंग एसेसरीज कौन सा नहीं है? केबल तो कोई वेल्डिंग एसेसरीज नहीं है यार। तो आंसर क्या हो जाएगा? केबल हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रोड होल्डर, नॉर्मली अगर देखा जाए इसी में हम इलेक्ट्रोड को होल्ड करते हैं। हैंड स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं यार, क्योंकि हमें क्या करना है, जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती हैं जो हमारी आंखों के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे? इनसे बचने के लिए हम हमेशा हैंड स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब भी हम इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को हम इंसर्ट करते हैं तो उस समय शॉक लगने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हम ग्लव्स वगैरह पहन के ही करते हैं, और उसके साथ साथ जो स्पार्किंग वगैरह होती है तो उस स्पार्किंग में भी उसे हमारे हाथ पे कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हम क्या करते हैं? ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लव्स हो सकता है, हैंड स्क्रीन भी है, इलेक्ट्रोड होल्डर्स भी हैं, ये सारे क्या हैं बेटा? एसेसरीज हैं। बट केबल इज़ नॉट द एसेसरीज। इसका काम केवल और केवल क्या करना है? करंट को पास करना है। तो इसका काम केवल और केवल पावर सप्लाई करना है टू द इलेक्ट्रोड। तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोड होल्डर, हैंड स्क्रीन, ग्लव्स, ये सारे वेल्डिंग एसेसरीज के पार्ट हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोड होल्डर, हैंड स्क्रीन, ग्लव्स, ये सारे पार्ट हैं किसके? वेल्डिंग एसेसरीज के। लेकिन केबल पार्ट नहीं है। केबल का काम केवल और केवल क्या है?
इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मशीन को पावर सप्लाई करना। तो इट इज़ सप्लाई द पावर। केबल अगर बात करें तो केबल क्या कर रहा है, इट इज़ यूज टू सप्लाई पावर टू द इलेक्ट्रोड, पावर टू इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड को इसका काम केवल सप्लाई करना है इन आर्क वेल्डिंग। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला आते हैं, कह रहा है इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज़ अ पूल ऑफ मॉल्टन मेटल यूज। किस वेल्डिंग में मॉल्टन मेटल का पूल हम इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका आंसर है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। नॉर्मली इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो है वो थिक मटेरियल की वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर थिक मटेरियल। जो आपके मोटे मटेरियल हैं उनकी वेल्डिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वीड मेटल होते हैं वो वीड कैविटी में डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ पर ये पूल ऑफ मॉल्टन मेटल का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग डिपेंड्स अपॉन द जनरेशन ऑफ द हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मॉल्टन स्लैग। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पूल ऑफ मॉल्टन मेटल कहाँ यूज़ होगा, हमेशा इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का हम इस्तेमाल थिक मटेरियल की वेल्डिंग के लिए करते हैं। MIG क्या है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। TIG क्या है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या है, इट इज़ अ नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग। यहाँ पर MIG में हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, प्लेन एंड बट वेल्ड्स में बी यूज्ड ऑन द मटेरियल अप टू अप्रॉक्सीमेटली। ये भी मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब भी आप बट वेल्डिंग्स करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली जब भी आपको दो मेटल पीसेस को ज्वाइन करना है इन द सेम प्लेन, तो वहाँ पर हमेशा बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वेल्ड्स होते हैं इनकी जो नॉर्मली जो थिकनेस होती है वो लगभग 25 mm तक की होती है, जिनको हम एक सिंगल पास के द्वारा वेल्ड कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बट वेल्डिंग आप मैक्सिमम अप टू 25 mm थिकनेस यूज़ कर सकते हो। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मली आपको दो रॉड को क्या करना है, जोड़ना है, तो वहाँ पर आप कौन सी वेल्डिंग का इस्तेमाल करोगे, बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली 25 mm तक की शीट को हम वेल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाई। किसी भी आर्क वेल्डिंग में जो आर्क आप क्रिएट करते हो बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्क, वो किसके द्वारा क्रिएट करते हो, फ्लो ऑफ करंट के द्वारा? नहीं। ये किस में आर्क क्रिएट होता है फ्लो ऑफ करंट के द्वारा, दिस इज प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टेंस वेल्डिंग। ये किस में क्रिएट हम करते हैं, रजिस्टेंस वेल्डिंग में क्रिएट करते हैं। वोल्टेज नहीं, मटेरियल थिकनेस नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट रजिस्टेंस। कॉन्टैक्ट रजिस्टेंस आपका करेक्ट आंसर है। आर्क वेल्डिंग में हम हमेशा आर्क इलेक्ट्रोड और वर्क में कॉन्टैक्ट रजिस्टेंस के द्वारा ही क्रिएट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, आर्क वेल्डिंग में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि पहले इलेक्ट्रोड्स को टच कराते हैं और फिर उसके बाद उनके कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट करेंगे, और जैसे ही सेपरेट करेंगे तो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के कारण हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आ जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोड के बीच जो आपके एयर्स होंगे वो आयनाइज्ड हो जाएंगे और ये एक स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे। और नॉर्मली जैसे ही आर्क क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट के कारण जो मेटल होता है वो मेल्ट कर जाता है और जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये किसके द्वारा हो रहा है प्रोड्यूस, ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड अ वर्क बाय कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। और प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है कि नॉर्मली आप दोनों इलेक्ट्रोड को पहले टच कराओगे, फिर दूर लेके जाओगे और जैसे ही सेपरेट करोगे वहाँ पर मिनिमम एयर गैप के कारण एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगा, जो कि उसके बीच के एयर को आयनाइज कर देगा और एक आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और ये आर्क इतना हीट प्रोड्यूस करेगा जो कि इलेक्ट्रोड को हीटअप कर देगा, उसको मोल्ड कर देगा और आसानी से आप उसकी वेल्डिंग कर सकते हैं। जबकि रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं था। रेजिस्टेंस में आप क्या करोगे, जो वेल्डेड पार्ट है उसी के थ्रू करंट फ्लो कराओगे। आर्क में ऐसा नहीं है। आर्क वेल्डिंग में आप आर्क प्रोड्यूस करके, इसीलिए इसको हम नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला यहाँ पर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है यार। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉर्मली बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। 2008 में केवल एक क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हुआ था और वो क्वेश्चन क्या है कि पीएन जंक्शन इज अ रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, इंसुलेटर, ऑसिलेटर। तो आंसर क्या है, पीएन जंक्शन। हम नॉर्मली अगर देखा जाए तो पीएन जंक्शन या इसी को हम बोल सकते हैं डायोड। और डायोड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड एज एन
रेक्टिफायर, एज अ रेक्टिफायर। तो इसका इस्तेमाल हम रेक्टिफायर की तरह कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हो यार, जैसे ही एसी सप्लाई हमने इस डायोड को दिया, ये आपका क्या है, लोड। ये आपका क्या है बेटा, लोड। अगर यहाँ पर आप एसी सप्लाई दोगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, तो ये करंट को पास कर देगा। बट नेगेटिव हाफ साइकिल अगर देखा जाए तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा एंड इट विल नॉट कंडक्ट। तो नॉर्मली इस डायोड को हम किसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर क्या है, पीएन जंक्शन डायोड इज अ रेक्टिफायर। क्लियर है? तो पीएन जंक्शन डायोड आपका क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर। तो आज की क्लास में हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा अच्छे से सॉल्व किए हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करना है और अच्छे से ये सारे वीडियोस देखने हैं। और अगर पसंद आए तो डेफिनेटली इसको शेयर और लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट हो यार तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, बिकॉज आप लोगों के द्वारा कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट्स नहीं आते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपके पास डाउट्स ही ना हो, तो डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। उस कमेंट का जो भी डाउट्स होगा उसका तुरंत मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए जोश और नए उत्साह के साथ, और ऐसे ही एसएससी जेईई तक हम सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा देंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंजीनियर्स जिनी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।